कुर्सी लगाया ठीक। ये संख्या तो बढ़ती जा रही है। हाँ सर, और हमने पॉजिटिव तो कम हुए 5700 आज 5500 तो कल हमने सैम्पलिंग कल 59,000 से ऊपर कर ली सर, 59,000 से ऊपर। और सैम्पलिंग तो अब अच्छी जगह पे पहुंच रही है सर, 60,000 के आसपास सैम्पलिंग मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है सर, पूरे राजस्थान के हिसाब से सर। क्योंकि सर जैसे अगर हमने गुजरात का देखे सर, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, वो गुजरात की RT-PCR की पॉजिटिविटी 10% बता रहे थे, और जो एंटीजन है उसकी 2% बता रहे थे, 2% एंटीजन की। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा जो RT-PCR है वो 5 टाइम्स बेटर है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हम एक तरीके से 3 लाख के आसपास सैंपलिंग कर रहे हैं सर। 2% मतलब एंटीजन में 100 में से 2 लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं गुजरात में, और RT-PCR में 100 में से 10 लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ सर वो पॉजिटिविटी तो 7 से ऊपर आ गई सर, वीकली पॉजिटिविटी जो है। कुछ दिन बढ़ेगा सर ये अभी, लेकिन कल सर बहुत लंबी मीटिंग ले ली थी सर, सुबह सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग ले ली थी सर, CS सर की अध्यक्षता में, और जो नोडल अधिकारी लगाए RS उनके साथ भी। क्योंकि एक इशू सर रेमडेसिविर का शॉर्टेज का भी आ रहा था सर। हमारे यहाँ पे जो पहले रेमडेसिविर लगी है सर कुछ दिनों में, वो बहुत ही ज्यादा लग गई है सर। मतलब इतनी ज्यादा लग गई है सर, जैसे जोधपुर 15 दिन के अंदर सर, जोधपुर में, मथुरा दास माथुर में लगभग 4,000 लगा दी इन्होंने, लग गई सर। और इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा ले रहे थे। तो डॉक्टर भंडारी जी ने एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे दिया, उन्होंने सब बता दिया मेडिकल प्रोटोकॉल क्या होगा, रेमडेसिविर कब लगाना है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे मॉनिटर करना है, और बेड्स को कैसे आप लोगों को खाली कराना है। जैसे जो ICU में वो थोड़ा ठीक हो गया तो ICU से ऑक्सीजन बेड पे ले आए, फिर ऑक्सीजन बेड से भी ठीक हो गया तो नॉर्मल बेड पे, और नॉर्मल बेड वाला अगर घर में रहने लायक है तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कल शाम को फिर 3:30 से 8:30 बजे तक 5 घंटे हमारी VC चली हमारे और डॉक्टर्स के साथ, PHC इंचार्ज से लेके मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स के साथ सर। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी थे, CHC इंचार्ज भी थे, ब्लॉक से ज्वाइन करे थे। और फिर लास्ट के 2 घंटे के लिए सर कलेक्टर्स ने भी ज्वाइन कर लिया था, और सर भी आ गए थे सर। तो उसके अंदर सर हमने इनको अब ये बोला है कि जो आपके माइल्ड एसिम्टोमेटिक हैं उनके लिए आप कोविड केयर सेंटर्स बना दीजिए, जैसे हमने पहले चलाए थे, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स के बेड हमारे वो रहे, क्या कहते हैं, हमारे पास फ्री रहे। तो वो पूरा, और डॉक्टर भंडारी और उनकी पूरी टीम बैठी थी सर, SMS की 10-15 डॉक्टर्स बैठे थे। 3 घंटे तक सारे क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने ले लिए, जिस भी डॉक्टर के जो भी थे। काफी सारे जिलों ने इंटरेक्शन करा सर, काफी इंटीरियर वाले जिलों ने भी, वो डॉक्टर साहब डिटेल में बता देंगे सर। तो बहुत अच्छा एक वो हो गया कि सब मेडिकल प्रोटोकॉल अब कैसे चलाना है आगे। और सबने, कलेक्टर्स ने बोला है सर कल तक वो कोविड केयर सेंटर्स अपने सारे चालू करा देंगे। तो एक तरीके से सर मतलब हमारे को थोड़ा से और काफी और स्पेस मिल जाएगी सर बेड्स के रूप के अंदर। और ये भी बोला है सर कलेक्टर्स को कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और खरीद ले। कईयों ने तो प्रोसेस शुरू करा दिया, माइंस फंड से कईयों ने ऑर्डर भी कर दिया। बाकी हमारे यहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट है ही RMSCL में, तो उनको सबको बोल दिया जिसको जितने चाहिए हम आपको सप्लाई करवा देंगे खरीदवा के। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे सरकार हॉस्पिटल में बेड है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन सपोर्टेड हो जाए। कल फिर ऑर्डर ये भी निकाल दिया सर हमने, 40% रिजर्वेशन कर दिया सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 100 बेडेड एंड अबव में 40% बेड्स कोरोना के लिए रखेंगे। 25 किया था, पहले 25 किया था सर। तो भर गए थे क्या सर? वो कल जो कुछ कलेक्टर्स ने कहा था हमारे भरने के ऊपर आ गए, जैसे उदयपुर में भर गए सर। उदयपुर को तो 60 बेडेड हॉस्पिटल से भी नीचे उसने ले लिया है सर बेड हॉस्पिटल। तो फिर हमने 40% कर दिया सर, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी वो करते जाएंगे सर। और 60 बेड से लेके 100 बेड के लिए हमने 30% रिजर्वेशन कर दिया सर। तो ये भी सबको बता दिया सर कल। तो अब तैयारी तो सब कर रहे हैं सर, और मुझे लगता है सर अभी तो थोड़े दिन तो बढ़ेगा सर ये फिगर। जो डेली का फिगर आ रहा है 5,500-6,000 सर, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर ये 8,000 तक भी पहुंच जाए। रेमडेसिविर वही वाली है, कल उसी का प्रोग्राम आ रहा था NDTV में कि उसकी दवाएं सब जगह मिल नहीं रही है। सर हमने क्या करा सर, 2 दिन पहले क्या हुआ सर, ये 2 तरीके की रेमडेसिविर सप्लाई है सर। एक हमारी RMSCL के माध्यम से हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स को, एक तो वो सप्लाई है, एक प्राइवेट सप्लाई आती है।
3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं सर। एक सिप्ला है, एक जाइडस है, एक माइलॉन है, एक हेट्रो है। ये सारी कंपनीज है सर। जाइडस गुजरात में है सर, माइलन तेलंगाना में है सर। तो इसके अंदर सर हमने 2 तरीके की व्यवस्था कराई है सर। एक तो सर जो प्राइवेट वाले हैं सर, उसको ओवर द काउंटर सेल वैसे भी अलाउड नहीं था, हमने बिल्कुल फिर से दोबारा बना कर दिया। वो ओवर द काउंटर सेल पे जैसे जो केमिस्ट के यहाँ पे ये अलाउड नहीं है बेचना, तो उसको हमने फिर रिट्रेट कर दिया, वहां से नहीं बिकेगी क्योंकि वहां पे ब्लैक मार्केटिंग होती है। जो प्राइवेट वालों ने सर जो ऑर्डर प्लेस करे हैं वो हमारे यहाँ पे जो उसके पास आता है सर, उसको बोलते हैं ये CNF, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और वहां से जाते हैं कंपनी के स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट से जाता है सर फिर हॉस्पिटल्स को। तो CNF के लेवल के ऊपर हमने उसको फिर अपने यहाँ से कंट्रोल कर लिया है सर। हमारा पूरा ड्रग डिपार्टमेंट की जो भी टीम लगी है वो केवल इसी काम में अब लगी हुई है। तो जैसे हमारे पास पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और इनकी भी जो डिमांड आ रही है सर वो हम ही फिर कंपनी से बात कर करके मंगा रहे हैं सर। हमने कहा आप डिमांड रेस करते रहो और हम फिर कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो जितना कंपनी दे पा रही है हमारे को हम वो मंगवा रहे हैं। तो जैसे पिछले 3 दिन के अंदर सर हमारे पास 4,933 अलग अलग टाइम पे आई, जब आई जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था और उसके बाद जो आई 4,933 आई, उसमें से 3,461 हमने बांट दी सर हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में भी सर क्योंकि वो अनाप शनाप रेमडेसिविर लगा रहे थे, तो हमने एक फॉर्मेट बना दिया। हमने कहा कि पेशेंट्स की ये डिटेल दो और रेमडेसिविर ले लो आप। हम जो वो कह रहे हैं उसको मान लेंगे, लेकिन वो हमारे को लिख के दें, ताकि बाद में अगर शिकायत आती है तो हम रैंडम बेसिस पे चेक करेंगे। कल जैसे डॉक्टर भंडारी सर और साहब और उनकी टीम ने बताया कि 8 CT स्कोर से कम रेमडेसिविर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई जगह पे लगी है उनके लिए भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत मार्जिन है सर, क्योंकि सप्लाई पूरे इंडिया में शॉर्ट है सर। आज मेरी शुभ्रा सिंह मैडम से भी बात हुई थी सर, वो वहां पे नेशनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल के, कौन सी उनकी है काउंसिल सर, उसके अंदर वो चेयरपर्सन है। तो वो बता रही थी कि कई ज्यादातर स्टेट्स में तो ऐसा होता है दिन में 1000 का स्टॉक होता है, बस 500 से 1000 उस बेसिस के ऊपर चल रहे हैं। मेजोरिटी जो सप्लाई जा रही है सर आज की तारीख में महाराष्ट्र में जा रही है, पर हम ये सारी कंपनीज के ऊपर सर हमने प्रेशर बना रखा है। हमने ऑर्डर और प्लेस कर रखा है सर, डेली बेसिस के ऊपर उनसे बात कर रहे हैं। कल प्राइवेट में आने की संभावना है सर 2000 के आसपास, और कल सुबह जो हमारे पास फीडबैक है 600 हमारे पास आज आने की संभावना है सर सरकार में। और सरकार में अभी हमारे पास सर सब मिला के लगभग 12,000 पड़ी है। लेकिन कल हमने सब क्लियर कर दिया कि इतनी जो जिस बेसिस पे आप लगा रहे हैं आप केवल जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लगाएं। और ये 15 दिन की बात है सर। 15 जो मैडम बता रही थी मुझे कि इन्होंने प्रोडक्शन और बढ़ा दिए। हुआ क्या सर, बीच में जैसे दिसंबर से केसेस कम आने लग गए और रेमडेसिविर मोर और लेस इसी के लिए यूज होती है। तो जैसे ही केसेस कम आने लग गए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस मेडिसिन की प्रोडक्शन बंद करके दूसरे की चालू कर दी, अपनी दूसरी नॉर्मल मेडिसिन की। और जब महाराष्ट्र, गुजरात, MP वगैरह में एकदम से सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई डिमांड को केटर नहीं कर पाई। अब इन्होंने सब जगह सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए। तो अगले 15 दिन में थोड़ी सी समस्या आएगी, उसके बाद सप्लाई इतनी आ जाएगी कि डिमांड को केटर कर लेगी सर। तो इसलिए हमने सर इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल कर लिया। अब हर सुबह सर हम जितनी हमारे पास स्टॉक होगा उसका प्राइवेट में उसका 70% देते रहेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगले दिन हमारे को कितनी मिलेगी। अब तो पेशेंट को ये लगा यही जीवन बचा सकती है, तो ये मॉल ऐसा बन गया हर व्यक्ति वही मांग रहा खुद ही। सर हमारे तो मिल रही है सर, बाकी स्टेट्स में तो मिल ही नहीं रही सर। बाकी स्टेट गुजरात में तो पेशेंट खुद ही मांग लेता उससे सर, मतलब 15,000। अभी मैं किसी ने इंदौर में चाहिए थी उसको, उसने मुझे बताया उसको 15,000 रुपए में मिली है सर। 15,000 में रही है ब्लैक में। बीकानेर के डॉक्टर मालावत बता रहे थे, मुझे किसी और ने बताया इंदौर में 15,000 रुपए में मिली है ब्लैक में। कोई 8,000 कहता, कोई 15,000 कहता, पर है प्रॉब्लम सब जगह है सर, है सर। तो हमने सर जवाब तो पूरा बना रखा है सर। एक में सर क्योंकि ये इशू आया है सर कि कुछ एक्सपोर्ट जब गवर्नमेंट ने रोक दिए सर, हमने उनसे बात करी है सर। तो उसमें मैं डॉक्टर साहब की मदद भी चाहूंगा सर। एक कोई एक्सपोर्ट वाला आया है सर हमारे पास, उसका 50,000 का स्टॉक रुक गया है, तो वो आज उसको हमने बुलाया है। स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल एक्सपोर्ट रुक गया निकल। हाँ, तो उसका कंसाइनमेंट जाने वाला था, वो रुक गया, तो उसको हमने आज बुलाया है। लेकिन वो इन कंपनीज का नहीं है, तो एक बार डॉक्टर साहब अगर किसी को भेज देंगे उसके साथ बात करके सर, अगर इट इज ऑफ गुड क्वालिटी तो उससे हम खरीद लेंगे सर। तो आलोक आपसे बात कर लेगा, उसको भिजवा दे, तो उसको बुला के 50 में से अब ये एक्सपोर्ट वालों को हम पकड़ रहे हैं सर। एक तो पकड़ में आया है सर, क्योंकि अचानक से रोक दिया, तो जो फाइनल स्टेज में था वो रुके हुए हैं सर।
अरे वीसी ओपन है पब्लिक के लिए, तो अभी पब्लिक को हम क्या एजुकेट करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात का ख्याल रखें, और जब भी हम लोग बात करें तो साथ में वो काम भी होता रहे, जिससे कि हमारे काम बाद में हल्का हो जाए, ये दिमाग में रखें हम लोग। अब आप इसको बताएंगे प्रेजेंटेशन, क्या बता रहे हैं? लालचंद जी बनाया सर, प्रेजेंटेशन तो बनाया, एक दिन ऐड तो करना सर ये जो कंपैरिजन है राजस्थान और इंडिया के फिगर्स का सर, तो एक्टिव केसेस सर अगर आप देखेंगे सर नीचे से तीसरा कॉलम जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सर, हमारे यहाँ पे 36,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं सर, और पूरे इंडिया में भारतवर्ष में सर 12 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस हो गए हैं सर। तो ये दोनों के लिए सर पीक है सर, चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो। कुल मृत्यु दर के हिसाब से देखेंगे सर तो हमारा मृत्यु दर 0.8% ही है सर, और 1.25% हमारा भारत का मृत्यु दर है सर। डबलिंग टाइम जो है दोनों का लगभग 70 दिन का रह गया है सर, भारत के लेवल के ऊपर भी और राजस्थान के लेवल के ऊपर भी। नेक्स्ट, ये 1 मार्च से स्थिति दिखाई है सर इसके अंदर, और 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की सर। तो 1 मार्च में मतलब मार्च के पूरे महीने में हमने 60,000 सैंपल लिए थे सर, 6 लाख सैंपल लिए थे सर, और अब 12 दिनों के अंदर सर हमने 5,16,000 सैंपल ले लिए। तो ये हम दिखा रहे हैं सर हमने कितनी स्पीड से सैंपल बढ़ाए हैं, लगभग हमने सर 3 गुना टाइम सैंपल बढ़ा दिए। मार्च के 31 दिनों में सर हमने पूरे 6 लाख सैंपल लिए थे, और अप्रैल के 12 दिनों के अंदर सर हमने 5,16,000 सैंपल ले लिए सर। तो ये सैंपल भी एक रीजन है सर जो हमारे केसेस अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सर। मार्च 21 मतलब साल, 21 मतलब साल, 21 हटा दे, बार कंफ्यूज। ठीक है ठीक है सर, 21 हटा देंगे सर। केसेस सर जो हमारे पॉजिटिव है पूरे मार्च में 12,800, और अब उसके डबल अब 36,000 अब तक हो गए सर। ये एक्टिव केसेस है सर। मृत्यु हमारी सर इस मार्च के पूरे महीने में 31 हुई थी, अप्रैल में 133 मृत्यु के केसेस हो गए सर। तो यही दिखाता है सर कि कोरोना कितनी तेजी से फैला है सर। तो जो हम सर सारी पब्लिक को सबसे आप बार आप सबसे अनुरोध करते रहते हैं सर, उनको समझाते रहते हैं कि सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें, तो यही दिखाते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सर। 12 दिन के अंदर 133 डेथ हुई है सर पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट, ये वीकली पॉजिटिविटी है सर। 3 हफ्ते पहले सर हमारी वीकली पॉजिटिविटी सर 2% के आसपास थी सर। लास्ट वीक में सर ये लगभग 8% के आसपास पहुंच रही है, और भारतवर्ष की वीकली पॉजिटिविटी सर 11% से भी ऊपर पहुंच गई सर। और यही अगर भारतवर्ष की भी सर 3 हफ्ते पहले देखेंगे तो 3.5 के आसपास थी सर, यानी कि लगभग 3.5 गुना सर दोनों जगह बढ़ी है सर। तो इस बार जो वायरस है जैसा भी है सर वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। तो जितना हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर ध्यान देंगे सर, स्पेशली मास्क पहनना, भीड़ में नहीं जाना, अनावश्यक बाहर नहीं घूमे, तो वो बहुत जरूरी है सर। एक्सप्लेन करो क्या है सर वीकली पॉजिटिविटी बेसिकली ये होता है सर, हमने वीक के अंदर कितने टेस्ट करे। अगर हमने वीक के अंदर 1 लाख टेस्ट करे तो 7% मतलब 7,000 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए गए। या 100 अगर हम टेस्ट करें तो हर 100 में से 7वां बंदा पॉजिटिव है, वो हुआ 7% वीकली पॉजिटिविटी। और जैसे भारत का जो पूरा वीकली पॉजिटिव 11% से ऊपर चल रहा है, मतलब 100 टेस्ट में से हर 100 टेस्ट की अगर हम लोगों का सैंपल लेते तो 11 उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं आज की तारीख। सर मैं मतलब नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। अब ये अगर 100 टेस्ट करते हैं, अगर 100 लोगों को रोक के हम टेस्ट करेंगे भारत में आज की तारीख में, तो उसमें से 11 लोग पॉजिटिव मिल जाएंगे सर। इतना फैला हुआ है सर। नेक्स्ट सर, ये विगत माह में सैंपल है सर। हमने शुरुआत में ही सर आपके निर्देशानुसार सर आपने शुरू में ही बोल दिया था कि केसेस बढ़ रहे हैं तो हम सैंपलिंग बढ़ा दें सर, और ये अब हमने रिकॉर्ड सैंपलिंग करी है सर। 59,000 से ज्यादा हम आरटीपीसीआर की सैंपलिंग कर रहे हैं सर। आरटीपीसीआर सर जो गोल्डन स्टैंडर्ड होता है सर, जैसे मैंने बताया सर कि उसमें और एंटीजन में बहुत फर्क है सर। अगर एंटीजन की सैंपलिंग करें तो जो एक्चुअल अगर पॉजिटिविटी 10% है तो एंटीजन में वो 2% के आसपास दिखाई देती है। तो 60,000 के आसपास आरटीपीसीआर सैंपलिंग करना
तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। ये बहुत कम स्टेट्स है सर, मेरे को क्लियरली पता नहीं है जो इस लेवल की आरटीपीसीआर की सैंपलिंग करते हैं सर। नेक्स्ट, ये सर 1 अप्रैल से जो मृत्यु हुई है उसका विश्लेषण है सर। तो इसमें अगर देखेंगे सर, प्रतिशत वाली कॉलम देखेंगे सर, लास्ट वाला कॉलम, तो महिलाओं और पुरुष की लगभग बराबर सी मृत्यु हो रही है सर। 53% पुरुषों का है, 47% महिलाओं का है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर लगभग 30% मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों की हो रही है। 60% से ज्यादा लोग एज से ज्यादा वालों की मैक्सिमम मृत्यु हो रही है। 65% आज की तारीख में भी सर वही लोग हैं जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है सर। और सर 1-2-4 केस है जो अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए, क्योंकि कईयों में तो सर कारण कुछ और था सर, जिस वजह से उनकी डेथ हुई थी और वो यहाँ लाए गए थे, तो उनकी सैंपलिंग कराई गई डेथ होने के बाद, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से सर वो बॉडी का डिस्पोजल होना था, तो ये लोग तब उसमें पॉजिटिव पाए गए सर। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि ये ग्रामीण इलाके के अंदर भी डेथ हो रही है। दूसरा 60 ईयर्स से अबव वाले लोगों को के लिए ये है कि वो कितना कम बाहर जाए तो उनके लिए उतना अच्छा है सर। नेक्स्ट, ये डे वाइज मृत्यु का आंकड़ा है सर। मैंने पहले ही दिखाया था सर कि 12 दिन के अंदर हमारी कितनी डेथ हुई है सर, ये उसी को डे वाइज दिखाता है। नेक्स्ट, ये सर पिछले साल से अगर कंपेयर करें, अप्रैल के अंदर पिछले साल क्या स्थिति चल रही थी सर, तो पिछले साल अप्रैल में 1 या 2 मृत्यु होती थी सर। अब ये आंकड़ा 20 के आसपास रहता है सर। और जब पीक में गया था सर तब भी हमारी मृत्यु 18, 19, 20 हुई थी सर। अब जैसे कल जो मृत्यु हुई सर हमारे यहाँ पे राजस्थान में 25 हुई, तो ये लग रहा है कि सर ये फैलता भी तेज है और ये बीमार भी बहुत स्पीड से कर रहा है सर। लास्ट ईयर के आंकड़े नीचे है, वो पीक वाले हैं सर, और बीच में जो है वो इसी महीने के लास्ट ईयर के आंकड़े, अप्रैल के लास्ट ईयर के आंकड़े, इसी महीने लास्ट ईयर के आंकड़े हैं सर। और नीचे है जो पीक जब आया था नवंबर में, तब के आंकड़े हैं सर, नवंबर में। जी सर। और अब अपना पीक जो है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, 25 हो गया सर कल जो। तो ये आपके 20 तक 25 आ गए अब तो सर। 25 आ जाए, कल आए, कल आया सर, नहीं परसों 12 तारीख है, कल एक दिन बाद रिपोर्ट कल आया सर, अरे कल की रिपोर्टिंग है। हाँ 13 कल की रिपोर्ट 25 आए, 28 तक आया। 28 आएगा। तो ये तो इतने पहले कभी बढ़े नहीं थे ऐसे कोई। देखिए आप पिछली बार पीक पे भी नहीं थे इतने तो। सर ये डॉक्टर बताएं, डॉक्टर भंडारी जी। गुड इवनिंग सर, आपका ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सर। काफी लिटरेचर और कई स्टेट्स के हमारे डॉक्टर्स कलीग से बात करने पे पता लगा है सर, कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए सर कि ये जो इस बार म्यूटेंट स्ट्रेन है या डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है सर, ये काफी अधिक इन्फेक्शियस है सर। तो कुछ फैक्ट्स जो नॉलेज में आए हैं सर कि ये काफी अधिक इन्फेक्शियस है, और ये जो पहले इन्फेक्शन हुआ है या वैक्सीन द्वारा जो इम्यूनिटी प्रदान की जा रही है उसको भी इजीली इसको पेनिट्रेट कर लेता है। एक तो ये एक बहुत सामने आया है। दूसरा सर, ये डिस्क्रिप्शन भी आ गया अधिकतर लिटरेचर में कि पहली वेव जो कोविड वायरस की थी वो प्रोग्रेसिव थी, बट ये वेव काफी एग्रेसिव है। इसका इंटरप्रिटेशन ये था कि काफी अधिक मात्रा में लोगों को फैल रहा है। तीसरा सर, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये आया है सर कि ये यंग एडल्ट्स और बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रहा है सर। ये काफी कंफर्म हो गया है कि बहुत अधिक यंग एडल्ट्स और बच्चे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आए हैं, और उसके लक्षण काफी पहली वेव से भिन्न है। पहले सर जो स्टैंडर्ड लक्षण थे वो बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत होता था। अभी जो यंग पॉपुलेशन और बच्चे जो कि देखने में आ रहे हैं सर, उनमें बुखार और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट के सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं। एक इस वेव में ये भी देखने को सामने आया है सर कि यंग पेशेंट शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत अधिक आ रहे हैं सर। मैं उदाहरण के तौर पे हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल का उदाहरण दूं सर, मंथ ऑफ मार्च के अंदर हमारी ऑक्यूपेंसी थी सर 4% थी सर। आज हमारे हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी 45% हो गई है, और आज हमारे यहाँ पे 534 पेशेंट्स हैं, उसमें से
250 पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो यंग पेशेंट आ रहे हैं, शॉर्ट हिस्ट्री आ रही है, काफी ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कुछ अधिक पाई जा रही है। तो ये एक सेकंड वेव के पैटर्न में डिफरेंस आया है सर, और जिसको कि हम लोग डील कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर एक और सामने फैक्ट आया है कि 28% पेशेंट जो आ रहे हैं सर वो रूरल एरिया के हैं, और चूंकि खासकर हम राजस्थान की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 70% रूरल एरिया में है, तो थोड़ा सा रूरल पेशेंट्स भी हमारे काफी अधिक आ रहे हैं सर। तो इसको देखते हुए ये सेकेंड वेव के कुछ डिफरेंट करेक्टर हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट था सर 60+ जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, अब बिना कोमॉर्बिड कंडीशन की भी पेशेंट काफी आ रहे हैं। एक मैं जैसा पिछली बार भी कह चुका था सर, इस वेव के अंदर कुछ पेशेंट जिनमें थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना लंग्स में और बॉडी में क्लॉट बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा आ रही है सर, और कुछ जो मार्कर्स होते हैं जो पहले दूसरे हफ्ते में बढ़ते थे, अब पहले हफ्ते में ब्लड क्लॉट बनने के मार्कर्स भी अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं सर। हमारे कई डॉक्टर कलीग्स का भी अभी इसी तरह इफेक्ट हुए हैं, उनमें भी हमें यही पैटर्न मिला है सर। जहां तक अगर मैं कल का हमारी जो वीसी का रेफरेंस दूं सर, जिसमें रेमडेसिविर मुख्य मुद्दा था और कुछ चीजें जो हमने पूरे राजस्थान के डॉक्टर से डिस्कस की थी वो था हाउ टू सेव ऑक्सीजन, कैसे हम रिकवर्ड पेशेंट को अर्ली डिस्चार्ज करके बेड्स को रखें और आईसीयू में भी कैसे इफेक्टिव और अच्छा टर्नआउट हो। तो पहले मैं रेमडेसिविर के बारे में बताना चाहूंगा सर कि कोविड निमोनिया जब भी होता है तो उसमें एक एंटीवायरल ड्रग, जैसे गले में खराश होती है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, उसको एंटीवायरल ड्रग की आवश्यकता होती है। लेकिन सर कोविड निमोनिया के अंदर ये एक ट्रीटमेंट का भाग है रेमडेसिविर, बाकी 2 से 3 तरह की अलग अलग की ड्रग्स दी जाती है, जिसमें एक स्टेरॉइड होता है, एक ब्लड थिनिंग मेडिसिन होता है और लास्टली ऑक्सीजन होता है। इनफैक्ट सर थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट दिया लोगों को और उनको क्लियर कॉन्सेप्ट बताया कि सर कोविड इन्फेक्शन में पहले हफ्ते में वायरस ग्रो करता है और ये वायरस 9th डे जाके खत्म हो जाता है सर। इनफैक्ट वायरस जो बॉडी में आता है ये 9 दिन में खत्म हो जाता है और सेकेंड वीक में 7 या 8 दिन बाद इस वायरस के द्वारा पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या कुछ टॉक्सिक केमिकल रिलेट किए जाते हैं। अतः हमने सब डॉक्टर्स को ये बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस रेमडेसिविर दवाई का उपयोग सिर्फ पहले हफ्ते में ही करना अति आवश्यक है और उसके बाद इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा देखा गया सर कि दूसरे और तीसरे हफ्ते में जब पेशेंट वेंटिलेटर की स्टेज में आ जाता है और उनको रेमडेसिविर दिया जा रहा था, वो औचित्य नहीं है उसका। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ये था सर कि रेमडेसिविर को जब दिया जाता है तो इसको पहले प्रोटोकॉल था 5 दिन दिया जाना चाहिए, कभी कभी बढ़ने से 10 दिन दिया जा सकता है, तो 5 दिन का प्रोटोकॉल भी उतना ही इफेक्टिव है जितना 10 दिन का इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। तीसरा सर हमने सब ये वीसी में बताया कि रेमडेसिविर देने के क्लासिकल प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी का सीटी स्कैन में स्कोर 8 से कम है तो दूसरे तरह के टेस्ट होते हैं वो हमको करने चाहिए, उससे हमें रेमडेसिविर की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सर हमने डॉक्टर्स को बताया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हर पेशेंट को 6 मिनट चलाइए। अगर 6 मिनट चलने के बाद उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 5% से कम हो जाता है, इसका तात्पर्य है कि उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल पहले हफ्ते में 92 या 90 से कम हो जाता है तो उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है। अगर किसी पेशेंट के एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लक्षण है, जैसे उसको हाई बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सांस की आवश्यकता है, तो हमने सर काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, लोगों के कई प्रश्न भी थे उनको हमने उत्तर दिया और ये क्लैरिफाई किया कि रेमडेसिविर को पर्टिकुलर स्टेज में पहले हफ्ते में दिया जाए, दूसरे और तीसरे हफ्ते में इसकी महत्ता कम हो जाती है और किस प्रोटोकॉल के तहत दिया जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं सर कल का हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा। दूसरा सर हमने एक और रियलाइज किया कि जब पेशेंट एडमिटेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 550 पेशेंट एडमिटेड है, तो जो ठीक होने वाले पेशेंट होते हैं उनमें सर हम 4-4 घंटे ऑक्सीजन हटा के देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस पेशेंट वो यहां से मास्क ऑक्सीजन का हटा देता है और ऑक्सीजन का वॉल्व बंद नहीं करता है। तो हमने जब 24 घंटे ऑड टाइम, इवन टाइम सब हमने राउंड लिया तो हमने बताया कि काफी जगह ऑक्सीजन लीकेज हो रहा था। तो हमने अपने स्टाफ को सेंसिटाइज किया था कि जितना हम ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कर सके वो बहुत अच्छा रहेगा।
एक हमने अर्ली डिस्चार्जेस का प्लान किया सर। काफी अधिक पेशेंट, करीब 25 से 30% पेशेंट जो ओरल दवाइयों पे होते हैं और जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको अगर पेशेंट स्टेबल है, उनका पूरा सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और पेशेंट घर जाने में बहुत खुश भी होते हैं, उनको क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने इसको भी एनकरेज किया सर, ताकि हमारी बेड की अवेलेबिलिटी हम बना के रखें सर। तीसरा, हमने आईसीयूज को सर बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया सर। हमारे बहुत स्पेशली हमारे एनेस्थेटिक कलीग पूरे राजस्थान में हमने सेंसिटाइज किया कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन सपोर्ट जब वेंटिलेशन पे रखा जाता है तो वेंटिलेटर पे डालने या ऑक्सीजन सपोर्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसको कितना जल्दी हम ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट से बाहर ला सकते हैं, ताकि हमारा आईसीयू का टर्नआउट भी बेटर हो। तो इस तरह का भी बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर। और ओवरऑल ऐसा लगता है सर कि ये जो कोविड वेव है इसमें ज्यादा एग्रेसिवली इन्फेक्टिव है यंगर पॉपुलेशन। और एक सर जनरल हमने ये भी मैसेज दिया कि पीडियाट्रिशियंस और बच्चों में चूंकि अधिक आ रहा है तो एडल्ट्स में भी आ रहा है सबसे ज्यादा सर। कल मैंने काफी सीटी स्कैन्स बताए जिसमें हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट एडमिटेड है जिनके लंग्स 60 to 90% इन्वॉल्व है और आरटीपीसीआर नेगेटिव है सर। तो हमने ये भी इम्प्रेस अपॉन किया कि अपने लक्षण को अपना ज्यादा महत्व दें, नॉट फीलिंग वेल को ज्यादा महत्व दें और सीटी स्कैन करवाएं ताकि टेस्ट नेगेटिव हो। एक सर हमने सारे डॉक्टर कलीग से ये भी शेयर किया कि अगर कोई भी व्यक्ति सांस की तकलीफ, खांसी, जुकाम, बुखार के आता है, आईएलआई सिम्टम के लेके आता है, तो आप तो उसी सेंसिटिविटी उसको देखें जब तक कि वो कोविड अदरवाइज प्रूव नहीं हो जाए। आप तो अगर कोई भी सांस की या बुखार के लक्षण से आता है तो treat and be very careful as if it is a COVID unless proved otherwise, so that हमारी अगर सेंसिटिविटी अधिक होगी तो हम लोग जल्दी पिकअप कर पाएंगे। अच्छी बात यह है सर कि जो लोग पेशेंट जल्दी रिपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहे हैं। तीसरा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने शेयर की कि जो रेमडेसिविर नामक दवाई है सर, ये सर सिर्फ पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करती है। अगर एक इसका जो सबसे बड़ा ट्रायल हुआ, मैं थोड़ा सा फैक्ट सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा सर कि जिन पेशेंट को रेमडेसिविर दिया गया वो 9 से 10 दिन में ठीक हो गए। जिन पेशेंट को मैचिंग पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं दिया गया वो 15 से 16 दिनों में ठीक हुए। रेमडेसिविर से डेथ कम नहीं हुई। एक नया ड्रग जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, पुराना, ये स्टेरॉइड के द्वारा डेथ में कमी आई, स्टेरॉइड के द्वारा पेशेंट की रिकवरी ज्यादा हुई। तो हमने डॉक्टर्स को बताया कि पहले 7 दिन में तो आप रेमडेसिविर यूज करें, वो पेशेंट को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारी हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी कम होगी। लेकिन हमको डेथ से बचाना है तो स्टेरॉइड नामक दवाई को हमने सारे प्रोटोकॉल्स बताए, किस तरह आपको यूज करना है, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन को किस तरह यूज करना है। तो ट्रूली स्पीकिंग सर, रेमडेसिविर एक ट्रीटमेंट का भाग है जो हमको पहले हफ्ते में यूज करना है, बट इसके साथ साथ हमें 3 से 4 अदर ड्रग का प्रोटोकॉल भी यूज करना है। तो काफी सेंसिटिवली लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया सर। और मैं सोचता हूं कि हमारा प्रोटोकॉल काफी अच्छा इंप्लीमेंट होने से हमारी लाइफ सेव होगी, पेशेंट जल्दी रिपोर्ट करेंगे। चूंकि जनरल पब्लिक भी हमारी इस वीसी में है तो मैं निवेदन करूंगा पब्लिक एट लार्ज को कि थोड़ा भी लक्षण हो जाए, खांसी, जुकाम, बुखार हो, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अगर आपको मौका मिले तो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस होता है तो सीटी स्कैन भी कराएं। हमने देखा है कि जो व्यक्ति जल्दी से जल्दी डॉक्टर को रिपोर्ट करके ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें रिस्क प्रैक्टिकली कवर हो जाती है और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम देना चाहेंगे सर। अदरवाइज प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन और ऑक्सीजन सेविंग का हमने काफी इसको सेंसिटाइज किया, जो लोगों ने काफी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट ये सब पॉजिटिव केसेस का तुलनात्मक विवरण है सर, जो हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे केस बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से लास्ट ईयर नवंबर में कितना था, लास्ट ईयर अप्रैल में कितना था सर। तो इसको भी अगर देखेंगे तो सब जगह इंक्रीज है सर, इस वक्त पीक के मुकाबले भी इंक्रीज है। नेक्स्ट,
ये साप्ताहिक पॉजिटिविटी है सर, जैसे मैंने पहले बताया कि 100 लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो जो लाल में हमने जिले दिखाए हैं वो हमारी जो स्टेट की एवरेज है वहां पे उससे भी ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं सर। 12 भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर। ये इसमें और भी जुड़े हैं क्या? लाइव है सर, बता यूट्यूब पे फेसबुक तो फिर पता चल जाता कितने लोग देख रहे हैं। कंटिन्यू। चलो आगे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट। तो सर अगर सर स्टेट का नीचे वाला आंकड़ा देखेंगे सर, वीकली स्पेसिफिक पॉजिटिविटी का सर 2%, फिर 2.6%, फिर 5% के आसपास, और अब 7% से भी ऊपर। तो मेरा फिर सभी से निवेदन रहेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत सख्त पालना की जरूरत है, और साथ में अनावश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, इसी से ये चेन टूटेगी। नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन की खपत है सर। ऑक्सीजन किस जो हमारे कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको कितना ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, ये सिलेंडर्स में है। यानी कि जो कल 12 तारीख को 8,300 से ऊपर सिलेंडर लगे ऑक्सीजन के। मैं इसमें बता दूं सर, हमारे राज्य की कैपेसिटी लगभग इससे 3 गुना ज्यादा है, तो अभी इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। और कल जो एसएमएस के डॉक्टर्स ने सर जो वीसी करी थी उसके अंदर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स की खपत कैसे करनी है, उसको कैसे सही ढंग से यूज करना है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। साथ में हमने दोबारा एक गाइडलाइंस जो हमने लास्ट ईयर जारी करे थे वो भी जारी कर दिए हैं, जिसके अंदर हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक छोटी कमेटी बनेगी जो डेली बेसिस के ऊपर ऑक्सीजन की खपत की मॉनिटरिंग करेगी सर। नेक्स्ट, ये फिर से ऑक्सीजन की खपत है सर। जो ब्लू में जो लाइन दिखाई दे रही है सर, वो ये दिखाती है कि कोविड के पेशेंट्स को कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है और नॉन कोविड के पेशेंट्स को कितना। नेक्स्ट, ये जिलेवार है आंकड़े पिछले 20 दिनों के कि किस स्पीड से यहाँ पे पॉजिटिव केसेस, डेली के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। अगर हम 24 तारीख से देखेंगे तो जयपुर में 24 तारीख में 106 केस आए थे, जो कि कल बढ़ के 900 से भी ऊपर हो गए। ऐसे ही उदयपुर में 51 केस आए थे जो 709 हो गए। जोधपुर में 90 केस आए थे जो 600 से ऊपर हो गए। कोटा में 88 थे जो भी बढ़ के 600 से ऊपर हो गए। तो फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम उसकी जितनी पालना करेंगे उतना इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन जरूर अच्छा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क पहने, हाथ धोएं और दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट, ये बाकी जिलों के आंकड़े हैं। नेक्स्ट, ये डेली केसेस जो आ रहे हैं सर उसमें तुलनात्मक है सर राजस्थान का और इंडिया का। कल पूरे भारत में सर 1,60,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस आए थे सर, और राजस्थान में 5,771 आए थे। आज ये 5,528 है सर। नेक्स्ट, ये जो क्रिटिकल जिले हैं सर, ये वही जिले हैं जहां पे केसेस हमारे ज्यादा बढ़े हैं। जयपुर में कल स्पीड से बढ़ा सर 961 हुए सर, आज भी 900 से अधिक है सर जयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर 709 थे सर, आज जब उदयपुर के अंदर 729 केस आए हैं। जोधपुर के अंदर कल 600 से ऊपर, 2-3 दिन से 600 से ऊपर चल रहा है आंकड़ा सर। आज जोधपुर के अंदर 700 से अधिक केस आए हैं सर। नेक्स्ट, डूंगरपुर, वहां पे शुरुआत में जब इंटरस्टेट मूवमेंट हुआ था सर, तो डूंगरपुर में केस आना शुरू हुए थे और काफी सारे माइग्रेंट्स वहां से वापस भी आए हैं, तो डूंगरपुर में अभी भी केस आ रहे हैं सर। तो आज डूंगरपुर में कल 223 थे सर, आज 201 केस है सर। ऐसे ही भीलवाड़ा के अंदर भी सर कल 300 से ऊपर आए थे सर, पर आज भीलवाड़ा में थोड़े कम आए हैं सर, 177 केस आए हैं सर। अलवर में सर जो स्थिति है सर, वो उसका अलवर का आंकड़ा लगभग आज थोड़ा सा बढ़ा है, 200 से ऊपर आ गया है सर, कल 172 था। नेक्स्ट, राजसमंद में भी सर 100 से ऊपर चल रहा है सर। यहाँ पे भी जो पहले शुरू हुआ था सर, जो मूवमेंट हुआ था नाथद्वारा की तरफ,
उसकी वजह से शुरू हुआ था सर। आज 153 आए हैं सर। तो राजसमंद में भी अभी केसेस आ ही रहे हैं सर। इसी हिसाब से सर चित्तौड़ के अंदर 100 से ऊपर चल रहा है सर, चित्तौड़ का भी आंकड़ा। आज 150 से ऊपर आए हैं सर। सिरोही में 185 था सर कल, और आज 140 आए हैं सर। यहाँ पे सर दो कारण है सर, एक तो पॉजिटिविटी भी बढ़ी है, और उसके साथ साथ हमने जैसे बताया सर, हमने सैंपलिंग भी बहुत स्पीड से बढ़ाई है। तो ये दोनों कारण मिला के ये आंकड़े जो है डेली पॉजिटिविटी के, डेली पॉजिटिव केसेस के बढ़े। नेक्स्ट, कल महाराष्ट्र में सर थोड़ा सा जरूर फिगर अच्छे आए थे सर। उनके एक दिन पहले 63,000 थे, कल गिर के 51,000 हो गए सर। लेकिन बाकी सारे स्टेट्स का सर वही ग्राफ है जो ऊपर के ऊपर जाई जा रहा है सर। पंजाब में 3,500 के आसपास आ गए सर केस, एक दिन पहले 3,000 थे, फिर 3,451 आ गए। गुजरात के अंदर सर 5,400 कुछ थे सर, फिर 6,000 के ऊपर चला गया सर कुल गुजरात। मध्य प्रदेश भी सर कल 6,500 के आसपास चला गया सर। दिल्ली में भी कल बड़ा जंप आया था सर, 11,500 के आसपास दिल्ली का आंकड़ा पहुंच गया। हरियाणा छोटे राज्य में भी सर लगभग 4,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है सर। छत्तीसगढ़ 13,500 से ऊपर चला गया सर डेली केस छत्तीसगढ़ में सर। कर्नाटका में 10,000 के आसपास सर ये फिगर घूम रहा है, परसों 10,000 था, कल 9,500 के आसपास। ये सर कोविन ऐप के फिगर्स है सर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर हमारे कुछ गैप रहता है सर कोविन ऐप में और ऑफलाइन डेटा में। कल हमने सर 1 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया सर। तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिए सर। अगर हम उसके हिसाब से देखें सर कि हमारी जो पॉपुलेशन है सेंसस में 45 साल से अधिक की, तो 45 साल से अधिक के सर 54% लोगों को हम 1 डोज दे चुके हैं। तो ये हमारे को थोड़ा सा कोविड कोरोना की फाइट में हेल्प जरूर करेगा सर, क्योंकि जैसे एक्सपर्ट्स की राय है सर कि जिनके वैक्सीनेशन लग गया उसके कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति ऐसी होती है कि फेटिलिटी नहीं होती। तो हमारे 54% सर, और अगर पूरी पॉपुलेशन का देखें सर तो 1 करोड़ हम लगा चुके हैं सर, तो लगभग 12% पॉपुलेशन के हमारे यहाँ पे अगर 8 करोड़ के आसपास माने तो हम टीका लगा चुके हैं। नेक्स्ट, ये बाकी स्टेट्स का है सर। अभी हमारे पास सर वैक्सीन शॉर्ट है सर। हमारे पास केंद्र सरकार ने एक 4 लाख और दी थी सर, और लगभग 66,000 और दी थी सर। वो भी हम लोगों ने जिलों में भेज दी सर। आज शाम तक हमें उम्मीद है सर हमारे पास 2 लाख से भी कम रह जाएगी वैक्सीन सर। वो शायद कल ज्यादातर वैक्सीन खत्म हो जाएगी सर। हमने फिर डिमांड कर ली है सर केंद्र सरकार से। नेक्स्ट, इसको ये 45 to 59 ईयर्स का सर अगर आंकड़ा देखें तो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हम लगभग 38% लोगों को लगा चुके हैं। नेक्स्ट, ये सर वैक्सीन के ही आंकड़े हैं सर। नेक्स्ट, और हमने सर पर सेशन भी इंप्रूव कर लिया सर काफी। 93% ऑन एन एवरेज हमारे एक सेशन पे आते हैं। तो यानी कि डिमांड बहुत है सर वैक्सीन की, लेकिन अभी जितनी वैक्सीन है उसी हिसाब से हम सेशन चला पा रहे हैं। नेक्स्ट, सर एक इशू सर जो है सर, हमने बाकी सब जगह तो काफी व्यवस्था कर ली सर। एक जैसे सर हमारे RUHS के अंदर सर 550 के आसपास मरीज आए गए सर। तो RUHS के पास एक बिल्डिंग है सर, वहां पे जो स्पाइनल सेंटर है, तो सर हम चाह रहे थे कि सर वहां पे भी कुछ बेड्स और ऐड कर ले सर। तो मतलब RUHS से सर VC भी जुड़े हैं, तो सर उसमें ऐड कर ले। बेसिकली सिद्धार्थ का सर सजेशन ये है कि 150 बेड का सर एक RUHS में स्पाइनल वाला जो विंग है उसको एक एडिशनल और रिजर्व के रूप में शुरू कर देना चाहिए सर। तभी 550 पेशेंट से 1,000 की कैपेसिटी है, लेकिन एडवांस में सर उसकी भी तैयारी एक साथ कर लेनी चाहिए सर। हाँ सर, 150 बेड का एक स्पाइनल सेंटर जो है सर उसको भी कोविड के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए सर। तो उसमें वैभव जी की सहमति है सर। वो कर लेंगे सर। एक ESI हॉस्पिटल भी पिछली बार हमने यूज किया था सर, उसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे, उसमें लगभग 200 बेड मिल जाता है। अरे बाबू ठीक है, सुझाव बिल्कुल सही है सर। पैंडेमिक में तो अब जो सरकार और जनता की भलाई के लिए जो भी कुछ किया जाए वही कम है सर। जरूर करना चाहिए सर, जरूर करना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस चीज के लिए।
क्योंकि अपन को बेड सब की व्यवस्था रखनी अति आवश्यक है और जनता के भले के लिए कर लिया जाए, क्योंकि अभी वो खाली है, उसमें से वैक्सीनेशन करते हैं सर। अभी उसमें अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो चलता है, तो वो और कहीं व्यवस्था कर लेंगे सर वैक्सीनेशन की। लेकिन जरूर करना चाहिए सर, रिजर्व जरूर रखना चाहिए। सही है, बिल्कुल। थैंक यू। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। ये करीब 2 वीक पहले जब फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई तो 2 बात उभर के आई थी कि ये एक तो बहुत तेजी से फैल रही है लेकिन गांव के अंदर ये नहीं जाएगी, और दूसरी बात ये थी कि इससे डेथ बहुत कम होंगी। ये इस तरह की उस समय थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये भ्रांति है, क्योंकि जो 30% इन्वॉल्वमेंट है वो गांव के लोगों का है और डेथ के अंदर भी 30% है। तो ये किसी भी प्रकार से ये नहीं साबित होता है कि जो गांव में रहने वाले व्यक्ति यदि कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते तो रिस्क पे नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि वो रिस्क को वो पहचाने, और जहां तक डेथ का सवाल है उसके अंदर भी है। और दूसरी जो बात है वो ये कि सब जो उस समय और आज हमारे नंबर ऑफ केसेज बढ़ गए, हमारी डेथ बढ़ गई, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है, उस समय कोविड का भय यदि 10 था, लेकिन जो इंसानों के मन के भय तो रियलिटी 10 थी, लेकिन मन का भय 100 था। आज रियल में जो भय है वो 100 है, लेकिन जो लोगों के मन में है वो 10% ही है। इतने ज्यादा फिगर जो कि अपन देखें कि जो पीक वेव आई थी उसमें 3300 थे और लगभग डबल हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। जो डेथ थी वो भी 1.5 टाइम्स होने वाली है, लेकिन मन में भय नहीं है। अब इन चीजों को देख के कि फैटेलिटी भी ज्यादा है और गांव में भी हो रही है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लाना ही पड़ेगा अपने व्यवहार में यदि हमें बचाना है। तो इस ओर में एक चीज ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड में आज एक कंट्री है जिसको कि मॉडल माना जाता है, जैसे अपने भीलवाड़ा मॉडल था, वैसे आज इंग्लैंड को मॉडल मानते हैं। और इंग्लैंड के अंदर जो करीब 2 महीने पहले 60,000 पेशेंट आ रहे थे और काफी संख्या में जो डेथ हो रही थी, जो कि उनका फिगर 1500 के करीब पहुंच गया था, आज वो जो इन्फेक्शन का रेट है वो 3000 है और जो डेथ हो रही है वो सैकड़ों में ही रह गई। तो वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने 2 प्रोंग अप्रोच अपनाई। नंबर 1, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस लेवल का था कि आदमी एक से दूसरे के घर पर मिलने नहीं जा सकता। यदि मिलने गए तो वो बाहर बैठ के मिलते हैं, कमरों के अंदर ले जाने पर हैवी पेनल्टी है और पड़ोसी उसकी शिकायत कर देते हैं कि साहब ये घर पे मिलने आए। और बाहर यदि मिलते हैं अपने लॉन के अंदर तो सिर्फ 6 व्यक्ति मिल सकते हैं एक साथ में, 6 से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो इतना वो पब्लिक व्हीकल बंद है, दुकानें बंद है, सारा मतलब स्ट्रिक्ट जो फर्स्ट वेव में वो नहीं कर पाए थे, लेकिन सेकंड वेव के टाइम में उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर लिया। और हमें आज की तारीख में यदि पब्लिक लेवल पे सचेत होकर हम इसकी अनुपालना कर लें। और दूसरा इंग्लैंड का था, उन्होंने करीब 50% को वैक्सीनेट कर दिया। अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान % पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट किया है वो इंडिया में फार अहेड है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्टेट से। और यदि % वाइज हम देखें जो RT-PCR का डायग्नोसिस है, प्रोबेबली ये भी राजस्थान के अंदर फार अहेड है दूसरे स्टेट से। पर एक खतरा जो बना हुआ है वो ये कि यदि हम देखें कि आज का महाराष्ट्र, कल का राजस्थान, क्योंकि सिचुएशन सेम है, करीब 1.5 से 2 महीना लग गया महाराष्ट्र को शुरुआत से लेके अब तक। हम अभी शुरू हुए तो करीब हो सकता है यदि आज हम मान लें कि महाराष्ट्र पीक पर आ गया तो आज की स्थिति में तुलना करें तो करीब 1.5 महीने बाद पीक आएगा राजस्थान में। तो इसे इतने जो नंबर केसेस जो आज 6,000 आ रहे हैं, हो सकता है कि हमें 30-40 हजार भी फेस करने पड़े। तो इस चीज को देखकर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंडिविजुअल, हर जो सिटीजन है, हर नागरिक है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। बिना काम बाहर नहीं जाएं तो मास्क फिटिंग का पहन के जाएं, टाइट फिटिंग का, उसको हम उतारें नहीं।
अक्सर देखते हैं कि जो ही जान पहचान का मिलता है त्यों ही मास्क को हम नीचे करते हैं। वो सबसे खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि वहीं से वो वायरस एक से दूसरे पे वो जाने को प्रसार होता है। एक बात सर, रेमडेसिविर एक्चुअली क्या है कि आज जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो इसकी उपयोगिता जो आज से 8 महीने पहले जो बताते थे कि ये बहुत उपयोगी ड्रग है, तो वो आज मानस के जनपटल पे आ गया। जैसे हमारे यहाँ भी सर, जैसे अभी 80 पेशेंट एडमिट हैं राजस्थान हॉस्पिटल में, तो वो हर कोई ये मांग करता होता है, साहब रेमडेसिविर तो आप मेरे लगाओगे या नहीं? तो उनको कहते हैं भाई हम आपकी स्थिति को देखकर और इसकी स्थिति में नीड होगी तो अवश्य लगाएंगे, नीड नहीं होगी तो अरे नहीं साहब रेमडेसिविर तो प्राण बचाने वाली है। डॉक्टर सुधीर ने बिल्कुल सही बताया, फर्स्ट वीक में वायरीमिया, सेकेंड वीक में सूजन एंड क्लोटिंग, इनसे यूजुअली पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सूजन और क्लोटिंग के टाइम में रेमडेसिविर का रोल नहीं है। फर्स्ट वीक जब बॉडी के अंदर वायरस ही वायरस होता है उस समय रेमडेसिविर का रोल है। और अक्सर जो लोग आते हैं वो 5वें छठे दिन आते हैं, और जो 7-8 दिन बाद आए उनमें हम रेमडेसिविर रोक सकते हैं। दूसरी चीज, अभी जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी गाइडलाइन आई उसमें है कि रेमडेसिविर जो है वो वेंटिलेटर वाले पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बाकी उन्होंने रेकमेंड नहीं किया, जिसमें ऑक्सीजन पे हो उनके अंदर कुछ यूटिलिटी बताई है। बट ज्यादा यूटिलिटी ये है कि हम सेकंड वीक में स्टीरॉइड यूज कर लें और फर्स्ट वीक के अंदर जो ब्लड थिनर है उनको हम यूज कर लें, तो ज्यादातर लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजा बाबू जी, राजा बाबू। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे लोग जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ साथ में प्राइवेट लोग भी और पब्लिक के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं पब्लिक को एड्रेस करना चाहूँगा कि जो सामाजिक साइंस है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो सरकार अपने स्तर पर और डॉक्टर्स की टीम है जो बहुत सतर्क है और अपने लेवल पर अच्छे से अच्छे रोबस्ट प्रोटोकॉल बनाकर उसको प्रैक्टिस कर रही है, ताकि रिकवरी रेट फास्ट हो और मृत्यु दर कम हो। अभी मैंने डॉक्टर भंडारी का सुना प्रोटोकॉल, वो बहुत ही रोबस्ट प्रोटोकॉल है। इन्होंने सबसे डिस्कस करके जो बनाया है, जिसमें इन्होंने सीटी स्कैन के क्राइटेरिया, क्लिनिकल स्टेटस के क्राइटेरिया, 6 मंथ्स वॉक को भी दिया है, रेमडेसिविर के इंडिकेशन के बारे में, स्टेरॉइड सभी के बारे में बताया है। वो अच्छा लगा कि एक बहुत ही रॉबस्ट प्रोटोकॉल इन्होंने डिस्कस करके बनाया है। अगर जहाँ संभव हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर अर्ली की अवेलेबल हो तो उसको भी अर्ली स्टेज में ऐड किया जा सकता है, जो शायद ये विचार कर रहे होंगे। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा सर कि 2 एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, मेडिकल साइंस भी है और पब्लिक हेल्थ है। मैं पब्लिक हेल्थ में सारे जो लोग बाग जुड़े हुए हैं हमारे राजस्थान के, उनको ये बताना चाहूंगा कि आप सबको विदित है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इस महामारी का दूसरा चरण उभर कर पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। आज के दिन देश में लगभग 1,60,000 से ऊपर नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु में हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान भी अछूता नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी सावधानी हटी है, इसीलिए ये दुर्घटना घट रही है। श्रीमान, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ और लोगों को सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इतिहास में जब कभी महामारियों का चरण आता है तो जब पहले चरण से दूसरा चरण, दूसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। पहले चरण की तुलना में ज्यादा लोगों की जान दूसरे चरण में गई है। सन 1918 और 20 के बीच में स्पेनिश फ्लू का दूसरा चरण आया था, तो पहले चरण की तुलना में ये चरण में दूसरे में बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी, लाखों लोगों की जान गई थी। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं। मैं हर सामाजिक व्यक्ति को और सामाजिक संगठनों को और लोकल जो भी बॉडीज हैं, जैसे कि एनजीओज हैं, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, सभी को सतर्क करना चाहता हूं कि अगर कोविड महामारी के यदि आंकड़े देखे जाएं तो पता लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी
सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक हुई है, ज्यादा इन्फेक्शियस है और ज्यादा मॉर्टिलिटी है। इन्हीं सभी उदाहरणों के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज सभी उपाय करने की आवश्यकता है जिनसे हमारे प्रांत देश को कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के हर हालत में आने से रोकें, ताकि इस महामारी के भयंकर दुष्परिणाम हमारे सामने नहीं आए, ज्यादातर लोगों को बीमार होने से बचाया जा सके और महामारी की मृत्यु दर को बिल्कुल शून्य रख पाए। जैसे कि एग्जाम्पल अभी वीरेंद्र सिंह जी ने भी बताया मास्किंग के लिए, उसके बारे में मैं हर व्यक्ति को ये कहना चाहता हूं कि मास्क है जो वैक्सीन से भी ज्यादा काम करता है। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लगाने से पहले भी और वैक्सीन लगाने के बाद में भी। आपको जानकर ये बिल्कुल आश्चर्य होगा कि मास्क अगर एक व्यक्ति लगाता है, दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो एक आदमी 70 से 75% अपना बचाव करता है, लेकिन जब अगर दोनों व्यक्तियों ने पूरा अच्छी तरह से मास्क लगा रखा है तो प्रोटेक्शन है जो 95% से ज्यादा है, जो कि शायद अच्छे से अच्छे वैक्सीन की भी प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी नहीं कह के इसको ये कहूंगा, इंटरपर्सनल दूरी है, एक दूसरे से दूरी रखें, क्योंकि जहां कहीं भी ये दूरी रखी गई है, ये नियम है सोशल साइंस का कि अगर आपने 75% इस दूरी की पालना करी है तो आप एक महीने में एक व्यक्ति 2 या 3 को ही इन्फेक्शन कर पाएगा। और अगर जैसे अभी चल रहे हैं, कोई पालना नहीं कर रहे हैं, दूरी का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो एक व्यक्ति 406 व्यक्तियों को इन्फेक्ट करता है एक महीने में। इस बात का आप ध्यान रखें, कहां 2 व्यक्ति और कहां 406 व्यक्ति। राज्य सरकार द्वारा कोविड हेतु एसओपी जो बीमारी के फैलाव को रोकने की दृष्टि से कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस गैदरिंग में इस एसओपी की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है। ये महामारी के दूसरे चरण का मुख्य कारण है। तीसरा कारण ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, म्यूटेशन। उसके बारे में सरकार बिल्कुल सतर्क है, म्यूटेशन को पहचानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि म्यूटेशन जो नया वायरस आया है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है और हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ज्यादा मृत्यु दर भी बढ़ाए। अतः सरकार इस बारे में सतर्क है और ज्यादा से ज्यादा पता करने की कोशिश कर रही है कि हमारे स्टेट में म्यूटेशन कितना है, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र और पंजाब में ये म्यूटेंट वायरस है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और मॉर्टिलिटी भी ज्यादा करता है और तेजी से फैलाता है। मैं सभी को फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर चुकी है और वर्तमान में भी कर रही है। आज ये चाहिए कि हर लेवल पर, सरकार के लेवल पर, एनजीओ के लेवल पर, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर जनता को जन आंदोलन के रूप में समझाइश करके पालना हेतु प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश और राज्य के लिए जीवन और जीविका दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि समझाइश से काम नहीं चलता है तो स्टेट को मजबूर होकर सख्ती अपनानी होगी और उसकी जरूरत भी है। कोविड अनुशासन की ईमानदारी और समझदारी से पालना करना ही सही मायने में एक मूल मंत्र है जो कि कोरोना के दूसरे चरण को आने से रोक सकता है। सरकार अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अस्पतालों में चिकित्सक, नर्सेज, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड जैसी व्यवस्थाओं की कहीं भी कमी नहीं रखी गई है। यहाँ मैं अपने स्तर पर ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो तुरंत लगाएं। जो भी वैक्सीन मिल रहा है और सरकार कह रही है और जिस एज ग्रुप को कह रही है वो तुरंत लगाएं और दूसरों को लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वैक्सीन हमको साथ साथ इम्यूनिटी देता है और सीरियसली बीमार होने से बचाता है और मृत्यु दर बहुत कम, नेग्लिजिबल कर देता है। अंत में जो मूल मंत्र है उसी के बारे में मैं हाथ जोड़ के जनता से प्रार्थना करता हूं कि वो जो कोविड डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसकी पालना खुद करें, दूसरों से कराएं, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कराएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू।
डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। हाँ सर, नमस्कार जी, अशोक बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार साहब। तो कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इलाज बहुत सही हो रहा है। जो बीमार पड़ रहे हैं उनकी संभाल बहुत अच्छी हो रही है, और लेकिन पिछली बार की तरह कुछ जगह हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ही आपको, तभी जनता मानेगी और ये जनता में संदेश जाएगा कि सरकार और भी आगे बढ़ सकती है इसके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जो स्कूल हैं उन्हें भी एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो डेटा आ रहे हैं कि 30% पेशेंट्स गांव से आ रहे हैं और 30% की मृत्यु भी गांव से हो रही है, तो इसलिए इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गुजरात बॉर्डर से काफ़ी लोग राजस्थान में आ रहे हैं, और वो जो पश्चिम वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो काफ़ी इफेक्ट ला रहे इस बात का। वहाँ पर क्या व्यवस्था हो सकती है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये प्रशासन या होम डिपार्टमेंट बता सकता है, पर वो या तो उसको पूरा बंद करें या पूरा उसको सुपरवाइज करें, कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इसको करना है। एक बात और है सर, आज जो आप कुछ भी एक्शन लेंगे उसका असर 10 दिन बाद आता है, 12 दिन बाद आता है, क्योंकि जो केसेस अभी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अंदर ही अंदर, वो अभी सामने आए नहीं हैं, लेकिन वो आज भी 1000 केस नए बन रहे हैं। तो आज हम कुछ भी ऐसा सख्त कार्य करेंगे तो 10वें दिन बाद जाकर उसमें केसेस में कमी आनी शुरू होगी। तो इसलिए हमें जरा भी सोचना नहीं चाहिए कि भाई धीरे धीरे शक्ति बढ़ाएं, पूरी जोर से शक्ति बढ़ानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि एनजीओ को आपके द्वारा एक छोटी सी बीसी हो जाए, जिससे उनको भी आप साथ ले लें अपने साथ में, क्योंकि उनका असर कई इलाकों में काफ़ी असर है। मैं अभी देखता हूं कि रास्तों में, पार्कों में, सब जगह लोग मास्क लगा ही नहीं रहे हैं, तो हम किससे बात करें? हजारों, एक जगह अगर 1000 लोग हैं तो 100 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। और इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वैक्सीनेशन के बारे में मेरे ख्याल से राजस्थान ने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पैदा की है, इतने कम समय में इतने वैक्सीन लगा दिए। यदि 3 करोड़ वैक्सीन हमें राजस्थान को मिल जाए भारत सरकार के द्वारा, तो मेरी जानकारी मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने में हम सारे वैक्सीन लगाकर और यहाँ पर पूरी स्थिति नियंत्रण में ला सकते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर धर्मेश कुमार शर्मा। प्रदेश के लोगों को दी, और दूसरा जो अग्रेसिव एंड अप्रत्याशित कोविड वेव जो चल रहा है उसके लिए एक कोविड मैनेजमेंट, जिस पर डॉक्टर भंडारी सर ने कल पूरे राजस्थान भर के डॉक्टर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया और एक प्रोटोकॉल सेट किया, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी समुचित उपयोग हो सके। तीसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है महोदय, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए मास्क सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग को आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इसके लिए जैसे स्वच्छता अभियान चलता है उसी तरीके से गांव, कस्बे, शहर में जहां पर 90-95% से ज्यादा लोग मास्क लगा रहे हों, सैनिटाइजेशन हाथ धो रहे हों, वह डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हों, उन्हें स्पेशल पैकेज दिए जाने की अपन बना सकते हैं, तथा जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो इस चीज को कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किए जाने की भी घोषणा की जा सकती है। यदि सर 95% लोग कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करें, पालन करें, तो इस एग्रेसिव वेव से भी हम मात्र 2 सप्ताह में निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का यदि लोग पालन नहीं करेंगे तो सर हम कितना भी सरकार के स्तर पर संवेदनशीलता से काम करें, इस कोरोना की पीक को लंबे टाइम तक चलने से रोकना
मुश्किल होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको हम जन अभियान बना दें, जन आंदोलन बना दें, और उसमें महोदय आपका, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सभी का, कि गाँव और शहर कस्बे जहां भी लोग उचित उपयोग करें उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, पैकेज दिए जाने की जरूरत है। धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर अजीत सिंह जी। अरे सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस ढंग से स्टेट के फिगर बढ़े हैं सर, आईपीडी के अंदर भी पिछले 3 दिन का सर फिगर आपको निवेदन करना चाहूँगा। 11 तारीख को सर जो एडमिशन हुए वो करीब 105 थे। 12 को सर यही फिगर हमारा बढ़ के 120 पेशेंट आईपीडी में एडमिट हुए, और कल का पिछले 24 घंटे में सर 105 का एडमिशन हुआ। तो सर हम स्थिति की गंभीरता को अगर थोड़ा सा डेटा के बेस पर अगर आकलन करें तो पिछले 3 दिन में सर 330 केस एडमिट हो चुके हैं, और जो केसेस आ रहे हैं सर उनकी जो 80% पेशेंट है उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड, जैसा सिद्धार्थ सर ने बताया सर, भंडारी सर ने भी अपने उसमें प्रेजेंटेशन में बताया सर, कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, RUHS का ही एक एग्जाम्पल लें सर, 3 दिन पहले हम 300 सिलेंडर पर 24 घंटे की रिक्वायरमेंट थी, वो बढ़कर सर 800 सिलेंडर पर चली गई है। और जिस ढंग से निमोनिया के केसेस और प्लस ऐसे केसेस जिनके अंदर की इनिशियली RT-PCR नेगेटिव है, फिर भी कोविड का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होने की वजह से धीरे धीरे हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स पर थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग गया सर। उसके लिए जैसे कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ESI का, जयपुरिया का और अन्य एक कोविड केयर सेंटर की और आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं सर, वो जल्दी से जल्दी आपके दिशा निर्देशानुसार हो जाएगी तो उस केस को या उस प्रेशर को भी हम काफी हद तक रिलीज कर लेंगे सर। बाकी सर सारे पेशेंट्स का अच्छे ढंग से केयर किया जा रहा है सर। आईपीडी सारे पेशेंट्स को ध्यान में रखे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है सर। CT स्कैन और RT-PCR और इन्वेस्टिगेशन की सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। डॉक्टर रमन शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हेल्थ सेक्रेटरी साहब के डेटा को अगर अपन देखें सर, तो ये केस डबलिंग टाइम जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब अब बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है सर, क्योंकि ये ज्यादा फैलने वाला है। दूसरा सर, इसके उपाय के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है सर, वो बढ़ाई जानी चाहिए, अपने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए उसमें, और जीरो मोबिलिटी की स्ट्रिक्ट पालना की जाए सर। ऐसा देखा जा रहा है कि सर वहां लोग इतने अभी कैजुअल हैं, कॉम्प्लिसेंट हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे सर। दूसरा सर, जैसे कुछ स्टेट्स रेड जोन में आ रही हैं कि जहां बहुत ज्यादा केसेस हैं, पर सर केसेस तो सारे राजस्थान के हर जिले में है सर, चाहे 50 हो, चाहे 25 हो, चाहे 100 हो, तो ये भी मायने रखते हैं सर। क्योंकि अगर अपन अभी से इसको कंट्रोल करेंगे तो आगे फैलने से रूरल अर्बन जो डिफरेंशिएशन है सर, डिफरेंशियल है, तो वो कम होगा सर। तो रूरल पे फोकस ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सर एक सुझाव देना चाहूंगा सर कि टाइम ऑफ कर्फ्यू जो है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उससे कुछ हद तक अपने को लिमिटेशन हो सकेगी सर। दूसरा, ये थ्रू आउट द स्टेट एक साथ ही अप्लाई करें, क्योंकि आज कम है रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, पर शायद अगले हफ्ते ना रहे, क्योंकि ये लगातार सर डबलिंग टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है सर। सर इसमें अपने को सर, जैसे अपन स्ट्रिक्ट फॉलो करें, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन खुला रिवर्सल की तरह, तो ये लोगों के डर था कि कर्फ्यू पास, इस तरह से एक पब्लिसिटी होनी चाहिए कि कर्फ्यू पास के बिना आप घर से बाहर ना निकलें, शाम को 6 या 7 जब भी है, तो थ्रू आउट द स्टेट होना चाहिए। और कर्फ्यू पास का एक जरूर लोगों के मन में होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास पास नहीं है तो मैं बाहर जाने से डरूं। दूसरा सर, ये वैक्सीनेशन का जो है उसमें तो परसेंटेज देखी जाए, चाहे करोड़ लोगों का हो गया हो या इतना परसेंटेज केसेस हो गए हो वैक्सीनेट, उसमें सर जब तक 40-45% की लिमिट नहीं आ जाएगी, जैसे यूके और यूएसए वगैरह में देखा, तो वहां सर डिक्रीमेंट हो रहा है सर, कम होए जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का जो कैनवस है सर, वो बढ़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। परसेंटेज वाइज अभी अपना देश, पूरे देश में ही काफी कमी है सर वैक्सीनेशन की। और सर एक WHO चीफ ने जो लेटेस्ट अभी जानकारी दी है सर,
तो मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही। चौथा सर, उन्होंने अब वेंटिलेशन को और ऐड कर दिया है। वेंटिलेशन बड़ा प्रॉपर, अब गर्मियां आ रही है सर, इसमें अपने को क्लोज एयर स्पेसेस, क्लोज रूम्स, क्लोज हॉल में जहां एयर कंडीशनर चलते हैं तो वहां एरोसोल जनरेशन का खतरा होता है। तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो सर। जहां भी पास पास घर हैं, एक घर में ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे वेंटिलेशन का इंतजाम खुद जनता अपने आप करे सर। दूसरा सर, कल जो SMS टीम ने काफी डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल कॉलेजेस से इंटरेक्शन किया, बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन चला। उसमें सर लोगों की चिंता थी कि रेमडेसिविर की उपलब्धता थोड़ी कम है, सप्लाई सर कम है, तो उनको जुडिशियस यूज के बारे में इसके बता दिया गया है, क्या इंडिकेशन है, कब यूज करना है। तो बहुत ही वो फ्रूटफुल इंटरेक्शन था सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी। हाँ, नमस्कार सर। सर, जैसा कि अभी सेकेंड वेव में राजस्थान चल रहा है, इस समय जो नई बातें देखने में आई हैं वो है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई केसेस आ रहे हैं, दूसरा कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है, वो भी अफेक्ट हो रही है सर। तो इसके लिए सर दो मुख्य काम कर सकते हैं सर। एक तो जो रेट ऑफ राइज है सर, क्योंकि सेकेंड वेव में अपन चल रहे हैं, तो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस है उसको कम किया जाए। उसको कम करने के लिए सर एक तो मोबिलिटी लिमिट की जाए सर। जैसे कि अब जैसे अंतर्राज्यीय हमने जो ट्रांसपोर्टर्स को कम किया है, लेकिन जो गांव से सिटीज में जो लोग आते हैं उसको भी थोड़ा चेक किया जाए, ताकि जो गांव के लोग जो बचे हुए हैं उनको अधिक ये नहीं फैले सर, और तो गांव का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए सर ये है कि लॉकडाउन की अवधि थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ नहीं करें। अभी देखा गया है कि जैसे जयपुर शहर में रात्रि के दौरान पुलिस की गश्त काफी अच्छी हो गई है, पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन दिन के दौरान जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां पर इस तरह का अगर एक्शन लिया जाए और भीड़भाड़ इकट्ठी होने से बचाई जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगाम लग सकती है सर। दूसरा सर, इसके अंदर जो सेकेंड वेव चल रही है, इसके अंदर दूसरा है इम्पोर्टेंट की रिसोर्सेज जो अपने पास अवेलेबल है उनका जुडिशियस यूज किया जाए सर। इसके बारे में जैसे कल जो गाइडलाइन बताई गई थी सारे राजस्थान को जो विचार विमर्श किया गया था, उसके अनुसार बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सभी का गाइडलाइन के अनुसार उपयोग किया जाए और अनावश्यक यूज से बचना चाहिए। तो इसके लिए सभी प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों को थोड़ा पाबंद किया जाए और ये निगरानी रखी जाए कि गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट किया जा रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। डॉक्टर SK सिंह साहब। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। कोरोना का जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो आप सरकार हमारी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है, इसके अलावा थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर हम बात करें तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल हमने अभी तक जयपुर से पूरे स्टेट से भेजे हैं, 1695 सैंपल भेज चुके हैं, और IGIB न्यू दिल्ली में और 508 सैंपल हमारे उन्होंने टेस्ट किए हैं, जिसमें से पिछले हफ्ते तक 4 पॉजिटिव रिपोर्ट थी। एक इसी हफ्ते कल उन्होंने एक और पॉजिटिव रिपोर्ट बताया है। तो हमारे राजस्थान में सर वेरिएंट की जो दर है वो काफ़ी कम है, इसीलिए वो लोग इतने प्रायोरिटी पे नहीं है हमारा टेस्टिंग, ऐसा वहाँ से इंफॉर्मेशन आया है। लेकिन जैसे पंजाब का स्टेट में, पंजाब में उन्होंने करीब 875 सैंपल में से 414 वेरिएंट उनके पॉजिटिव आए हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वेरिएंट का असर हो सकता है सर। ये जो ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, यंगर एज ग्रुप भी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है और ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो रही है, तो हमारे यहाँ भी अब थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है सर। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमारे यहाँ जीन सीक्वेंसिंग का हम अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा फंड की ज़रूरत पड़ेगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वैभव गहलोत जी कुछ कहेंगे? सर वैसे सिद्धार्थ ने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और इन टेंडम ही हम लोग वर्क कर रहे हैं सर। 2-3 इश्यूज पर मैं कहूँगा सर कि एक तो रेमडेसिविर की जो सिचुएशन है, कल की VC का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहा है सर। आज भी मेरी वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में बात हुई थी और सभी ने कल की VC का जो प्रोटोकॉल डॉक्टर भंडारी उनकी टीम ने सजेस्ट किया वो डाउन द लाइन पर्कुलेट किया है, और उसके कारण से जो कुछ इरेशनल यूज़ हो रहा था जो जरूरी नहीं था वो रेगुलेट हो पाएगा, और जो जरूरी है सर उनको निश्चित रूप से देंगे सर।
रेमडेसिविर का सर सप्लाई जैसा RMSCL से भी हम लगातार टच में है, सफिशिएंट स्टॉक है और लगातार स्टॉक आ रहा है सर। पर डे हमारा कंजम्पशन लगभग 2000 रेमडेसिविर का हो रहा है सर, और उसके आधार पे लगभग जो सप्लाई डेली आ भी रही है, तो मैं नहीं सोचता सर कि वैसा क्राइसिस उत्पन्न होगा, बट फिर भी डेली मॉनिटरिंग करके उसको हम इंश्योर कर लेंगे सर। दूसरा सर, जहाँ तक बेड पोजीशन के प्रश्न है सर, लगातार एडिशनल स्पेस हम क्रिएट करते जा रहे हैं सर, जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है। जैसे उदयपुर में और जरूरत पड़ी तो कुछ 100 बेड की कैपेसिटी और जनरेट कर ली, RUHS का से भी सेशन आया है, तो जैसे जैसे जरूरत होगी सर बेड कैपेसिटी जनरेट कर लेंगे। और एक सर जो PG स्टूडेंट्स हैं सर, उनके एग्जाम्स मई माह में होते हैं सर, अगले माह में उनके एग्जाम्स होंगे, परंतु वर्तमान में जो परिस्थिति सर, नया जो PG स्टूडेंट का जो बैच है वो हमें लगभग सितंबर तक मिलेगा सर। और ये PG स्टूडेंट सर हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सर, ट्रीटमेंट के लिए फ्रंट एंड पे काम करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में, तो उसके एग्जाम को सर हमें डेफर कराना होगा ताकि ये लोग डेडिकेटेड वे में अपनी ड्यूटीज कर सकें। अदरवाइज इनके अभी एग्जाम का प्रेशर आ गया सर, तो वो PG स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है उसको डेफर करने के लिए एक आपकी परमिशन हमें चाहिए होगी सर, वो RUHS को अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शंस दे देंगे सर। टेस्टिंग वाइज सर पहले भी निवेदन कर चुका हूँ सर, हमारी एट पार चल रहा है सर, जैसे सैंपल्स आ रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने काम कर लिया है सर। थैंक यू सर। सर ये एग्जाम्स पोस्टपोन करना वाला बहुत जरूरी है सर, थैंक यू। डॉक्टर चाहिए होंगे सर। देता जी। इसमें सर जो आपने डायरेक्शन दिए थे और कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग इसको और अपडेट कर रहे हैं सर। कई जगह हम लोगों ने ऑटो रिक्शाज भी वापस लगाए, ई-रिक्शाज वापस लगाए सर। आपके संदेश वाले अब तक 57 लाख हमने बटा चुके हैं सर, जो घर घर जाके सफाई कर्मचारी और कर रहे हैं सर। उसके अलावा पेनल्टी और सख्ती अपार्ट फ्रॉम जॉइंट टीम हमारी टीम और कर रही है सर। मास्क वितरण वापस पुनः प्रारंभ कर दिया और अब तक हमें जो पिछले 10 दिन में ये फिगर सर लगभग 4 लाख प्लस हो गया सर। जहां बाहर शहरों में जहां ये नाइट कर्फ्यू वगैरह है, जहां ज्यादा कोविड है, वहां हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं सर। उसके अलावा बैनर का हम लोग कर रहे हैं सर, वाहन का प्रचार प्रसार मैंने जैसे निवेदन किया। इसमें सर कई जगह रैली और कई जगह जैसे NGOs वगैरह और आज जैसे बीकानेर में स्काउट वगैरह, उनको भी एक्टिवेट वापस कलेक्टर साहिबानों ने इसमें जोड़ने का वापस किया सर, जैसे बात आ रही है उस आधार पर सर। नेक्स्ट, ये सर हमारा प्रोग्रेस है जो पर डे हम लोग मॉनिटर करते हैं सर, VC भी लेते हैं वीकली। नेक्स्ट सर, ये जुर्माने का जो अभी गति बढ़ी है सर, अपार्ट फ्रॉम जॉइंट टीम हमारी म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज भी इसमें पेनल्टी और सारा जैसे मैं निवेदन किया, मैरिज हॉल्स और उनको पाबंद कर रहे हैं। कई जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी सील और सीजर्स कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये सर अलग जो मैं निवेदन किया सर अभी कलेक्टर साहब ने कल का आज सुबह का ही फोटो है सर उन्होंने किया। कई जगह जैसे इस तरह के रिक्शाज वगैरह हम लोग वापस चला रहे हैं सर, घर घर जाके। हर जगह नगर निगम को टारगेट दिए हैं कि एटलीस्ट आपके 50-50 एक नगर निगम में जरूर लगे, और जयपुर में हम लोग इसको 100 कर लेंगे एक आध दिन में सर। नेक्स्ट सर, ये जिम वगैरह भी जो है सर इसका देखिए सर। हमारे चाय वाले भैया मास्क लगा के रखो, भैया मास्क लगा के रखो, बड़े भाइयों से निवेदन है कि मास्क लगा के रखें। इसमें सर हम लोगों ने यहाँ से तैयार करके एक पैम्पलेट दिया है जो इस ऑटो रिक्शा वाले के पास रहेगा, क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ से तैयार करके दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और वहाँ सबको वो पढ़ के भी बताएगा सर, रोका टोकी करता रहेगा सर। नेक्स्ट, ये सर अजमेर का है जो रिक्शाज वगैरह रवाना हो रहे हैं, उसके साथ साथ मेड़ता सिटी में रैली वगैरह का है सर। ये मास्क बांटने का है इसका सर ब्यावर में। नेक्स्ट, उसके साथ साथ भरतपुर संभाग में अलग अलग जगह का है सर, जो जागरूकता रैली का है जो प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये जोधपुर संभाग का है सर। जोधपुर संभाग में एक संस्था है सर संबली ट्रस्ट, उन्होंने कुछ मास्क भी दिए हैं सर। कलेक्टर साहब से मेरे CEO से कल बात हुई थी, उन्होंने 10,000 मास्क देके लेडीज के ग्रुप बना के उनकी कॉलोनी में और भीड़ भाड़ वाले एरिया में बांट रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, मास्क लगो भैया, बिना मास्क मत रहो, मास्क लगाइए आप लोग, मास्क लगो भैया आप भी। लगो मास्क लगो। जैसे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, इस पे भी हम लोग फोकस रखें, मास्क अच्छे से लगे सर और फिटेड मास्क रखें, वो भी रोकने का कार्रवाई चल रही है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, ये अलग अलग कोटा का है सर, सीजर्स की कार्रवाई है, जालरा पाटन का असर, छोटी छोटी जगह का हम लोग रेगुलर सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर।
थोड़ा फीडबैक लेना चाहिए हम लोगों को डी साहब। थोड़ा ये जो कुछ भी अपन देख रहे हैं जिलों में, उसमें वास्तव में क्या स्थिति है ब्लॉक में, गाँव के काफी जो 30% के आसपास पिछले 7 दिन में देख रहा हूँ डेथ भी हो रही है और लोग आ भी रहे हैं। मेरे गांव में परसेप्शन है कि वहाँ कुछ नहीं है, कोरोना फैला नहीं है, फिर उसको देखना पड़ेगा। आप कुछ करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। जहाँ तक सर शासन और प्रशासन का सवाल है सर, शासन और प्रशासन का प्रति एक काम अच्छे से काम कर रहा है सर। अब चूंकि इस मीटिंग में आमजन भी जुड़ा हुआ है सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से शासन प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है एजुकेट करने की। तो जहां तक एक छोटा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है पिछले पूरे 14-15 महीने से सर, तो ये एक छोटी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। सभी सभ्य नागरिक हैं और उनको जो शासन प्रशासन जो कर रहा है उनका सहयोग करना चाहिए, आमजन को भी हमारा। जहां तक हमारा प्रशासन का सवाल है सर, चाहे वो ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम है, चाहे वो एंटी कोविड टीम है, चाहे कंटेनमेंट जोन है, सभी जगह अच्छे से काम कर रहे हैं सर। कल मैं भीलवाड़ा भी जाके आया सर, वहां भी अलग अलग जो भी कैटेगरी निर्धारित की गई है सर, यहाँ जो फैसले होते हैं अच्छे से ग्राउंड पर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो अपनी साधनों की एक लिमिटेशन होती है वो जरूर है, दिखाई देती है, अदरवाइज किसी की भी नियत में कोई कमी नहीं है। हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। अब नागरिकों को, आमजनों को चाहिए कि वो हमारा सहयोग करें, हमें फोर्स ना करें कि हम डंडा उठाएं, सख्ती करें। तो उनको ये देखना चाहिए जब 1 साल से पूरे चारों तरफ एक महामारी का आलम चल रहा है, इसमें उनको सचेत हो जाना चाहिए। जो भी शासन प्रशासन कर रहा है वो उनके भले के लिए कर रहा है, ना कि अपने लिए कर रहा है, उनको बचाने के लिए कर रहा है। जहां तक शासन प्रशासन का सवाल है उसके तो चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के रूप में हो, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में, वो 100% ऑलमोस्ट वैक्सीनेट हो चुके हैं। जो भी कार्रवाई की जा रही है उनके भले के लिए की जा रही है, उनको हमारा सहयोग करना चाहिए। और जहां तक ये डीकंजेशन जोन की बात है, जो भीड़ वाले इलाके हैं, वहां भी मैंने कल ग्राउंड पे देखा अच्छे से काम चल रहा है सर। जहाँ सब्जी मंडी है, चाहे दूसरी मार्केट है, सभी जगह टीमें गठित हैं और काम कर रही हैं। आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला है, जो प्रचार प्रसार वाला, वो भी कर रहे हैं सर। अब लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए, जो गंभीरता आनी चाहिए वो उनको अपने व्यवहार में लानी चाहिए सर। धन्यवाद सर। अभय कुमार बात अब बोलिए अभय कुमार जी हमारे। सर ब्रीफली, इन्फोर्समेंट का मेन उद्देश्य है सर कि अपने को चेन जो है उसको तोड़ना है सर, ब्रेक द चेन जिसे कहते हैं सर। इसके 2 प्राइमरी अपने उद्देश्य हैं और चूंकि सभी सुन रहे हैं सर, पहला एस्पेक्ट सर इन्फोर्समेंट का है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में आज की तारीख में सर करीब 1996 प्रिसाइज नंबर है सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन राजस्थान में बनाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि सर वहां पे जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो वहीं रहें और उनके संपर्क में बाकी लोग नहीं आए, ताकि ये जो वायरस है वो फैले नहीं सर। इनमें अजमेर में 100 बने हैं सर, जयपुर में 178 हैं, जोधपुर में 75, उदयपुर में 106, चित्तौड़ में 192। यानी जहां जहां इस तरह से केसेस आ रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, एरियाज को सील किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है वो बाहर नहीं आए सर। ऐसी घटना सर सिरोही में हुई कि जो लोगों को कहा गया था कि आप होम आइसोलेशन में रहें और वो होम आइसोलेशन की पाबंदी को पालना नहीं कर रहे थे सर, तो 24 लोग ऐसे हैं सिरोही में जिनको हमने इंस्टीट्यूशनल कोविड केयर सेंटर में मूव किया है सर। पूरे राजस्थान में इस प्रकार से 63 लोगों को मूव किया गया है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है कि अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कि फॉलो किया जाए ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसमें हमें पता नहीं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, ये नहीं फैले सर। इसके लिए जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स बनाई गई हैं और पूरे राजस्थान में करीब 400, पिछले 24 घंटे में करीब 398 प्रेमिसेस सील की गई हैं सर। इनमें जयपुर में है 47 सर, सीकर में 37, जोधपुर में 35, झालावाड़ में 41, उदयपुर में 30 और चित्तौड़ में 45। इसमें मेरा ये भी निवेदन है कि नेबरहुड में भी लोग अपनी जान पहचान में थोड़ी सी वो निगरानी सी रखें कि जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने को आइसोलेट करके रखें, उनके सिम्टम्स नहीं हो तो ही बाहर निकले। अपन जितना जागरूक रहेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, वो ठीक रहेगा सर।
एक और मैं कहना चाहता हूं सर, डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे थे कि बिना इनवाइट किए कोविड नहीं आता है, यानी हम बाहर जाते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करते हैं और फिर हम इनवाइट करके कोविड को घर में लाते हैं सर। इसलिए सर इसकी आवश्यकता है सर। दूसरा लास्ट इशू ये कहना चाहूंगा, पिछले 3-4 दिनों से हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने सभी रिलीजियस लीडर्स और मार्केट एसोसिएशन से काफी अच्छा संपर्क किया है। हमें काफी अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। अधिकतर स्थानों पे जहां पे ये फैल रहा है सर, वहां पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं अपने जो स्थल है उनको बंद किया है। बहुत कम लोग ही दर्शन कर रहे हैं सर, और मार्केट एसोसिएशंस ने जो हमारे रिक्वेस्ट है उसको मानते हुए, समय की पालना करते हुए सर मार्केट्स बंद कर रहे हैं, और शॉप्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो ग्राहक जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो मास्क लगा के रखें। इसी प्रकार से ये आगे चलकर जन आंदोलन बन पाएगा सर। आपके मार्गदर्शन में हम कार्य करते रहेंगे सर। शुक्रिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा से। वो बोले उसके पहले मैं चाहूंगा कि वो भी संदेश देंगे पब्लिक को, क्योंकि करीब 2,54,391 लोग जुड़े हुए हैं अभी पूरे इस ओपन पीसी के अंदर। तो पहले चीफ सेक्रेटरी साहब बोलेंगे, उसके बाद में हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे और पब्लिक को मैसेज देंगे किस प्रकार से उनको, जैसे राजा बाबू ने कहा कि सबसे आवश्यक है कि हम कैसे प्रोटोकॉल का निर्वहन करें, जो वैक्सीन की तरह इम्पोर्टेंट है। और जिस प्रकार इतिहास गवाह है कि जब जब दूसरी लहर आई है वो खतरनाक होती है, और बहुत खतरनाक मामला है। पब्लिक को अभी तक समझ में आ नहीं रहा है, ज्यादा सख्ती करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए चाहेंगे कि जो हमारे साथी सुन रहे हैं अभी पूरे राजस्थान के अंदर, पिछली बार भी आपने खूब इमदाद करी, सहयोग किया पूरे प्रदेशवासियों ने, एनजीओ ने, धर्म गुरुओं ने, पॉलिटिकल पार्टी लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी आम जनता ने, तब जाके अपन कोविड की पहली लहर का मुकाबला करने में कामयाब हो सके। अब जो दूसरी लहर जिस रूप में आई है, अचानक ही आई है, उम्मीद तो थी आने की, पर जिस प्रकार से आई है और 1 अप्रैल के बाद में तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार कैजुअलिटी हो रही है, जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही संक्रमितों की, ये बहुत ही चिंताजनक है। और तो शुरुआत है, पिछली बार तो मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई थी और अक्टूबर नवंबर में जाके पीक आया था। अभी अप्रैल में ही पिछली बार की पीक के मुकाबले में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो बहुत ही स्थिति गंभीर है। गंभीरता को आम जनता को समझना पड़ेगा और आप हम सबको समझाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि उसी रूप में मुकाबला करें जिस प्रकार पहली लहर का मुकाबला किया था। आज हमारे पास अनुभव है जो पहले नहीं था। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है, सब तरह की व्यवस्था है। पर मुकाबला करने के लिए जब तक हम लोग आपन सहयोग नहीं करेंगे, अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो एक लिमिट के बाद में अस्पतालों की स्थिति भी विकट हो जाएगी। मुख्य बात ये, चीफ सेक्रेटरी साहब आप अपनी बात करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा राज्य मंत्री जी, लिंक से जुड़े हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे सारे अधिकारी साथियों, डीजी साहब और चिकित्सक एक्सपर्ट्स और जो हमारे परामर्शदाता हैं इस महामारी के संबंध में, वो भी विराजे हैं। और पूरे राज्य भर से जैसा कि बताया जा रहा है लगभग 2.5-3 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप सभी का आपके इस कोरोना नियंत्रण कार्यक्रम में भागीदारी जो आपकी हो रही है, मैं सोचता हूँ ये बहुत अनिवार्य और जरूरी है। लगभग सभी बातें आप लोग जानते हैं और अभी पिछले घंटे भर से भी हम सुन रहे हैं। ये एक ऐसी महामारी है जिसको मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में पिछले साल जब ये इसका सामना हमने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतत रूप से मॉनिटरिंग करके, नियमित रूप से विजिट करके हम सबको आगाह किया, जागरूक किया, और जिसमें मैं सोचता हूँ कि चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के साथ साथ राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के नागरिकों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपील पर या निर्देशों पे जिस तरह से अपने व्यवहार को ढाला, ये उसी का परिणाम था कि राजस्थान गत वर्ष लगभग 1 साल तक इस कोरोना से
संघर्ष करते हुए पूरे देश में व्यवस्था एवं मैनेजमेंट के हिसाब से सर्वोपरि माना गया, क्योंकि ये जो बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें चिकित्सा एक इसका पक्ष है। प्रारंभ में जब ये लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद में जब सारी गतिविधियां बंद हो गई और उसके बाद सरकार ने सारा अपना ध्यान चिकित्सक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने पे किया, चाहे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की बात हो, बेड की बात हो, इलाज की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, और जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं करनी थी, मैन पावर की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उनको दी जाने वाली सुविधाओं की बात हो, वित्तीय स्वीकृतियों की बात हो, नए संशोधन अमेंडमेंट की बात हो, वो सारी मैं सोचता हूँ कि सरकार ने बिल्कुल समय समय पे जैसे जैसे बातें सामने आई उन सब का समाधान किया, और जिससे राज्य में एक ऐसा वातावरण बना, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि जिसमें सरकार ही नहीं बल्कि आप लोग सभी या जनता भी उसके साथ जुड़ी, और ये उसी का परिणाम था कि राज्य उस स्थिति से उबर कर बड़ा अच्छे तरीके से आगे आया। अब जहां तक सवाल है ये जो वापस दूसरी लहर आई है, जैसा कि दुनिया के अधिकतर मुल्कों में भी देखा गया है कि दूसरी लहर आई है और कहीं गंभीर आई है, कहीं तुलनात्मक रूप से कम आई है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से प्रथम चरण में बड़ा अच्छा कार्य हुआ, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से जिसे कहना सख्ती हुई, और सख्ती के कारण पिछले साल में जो फिगर्स थे वो नियंत्रण में रहे। इस साल चूंकि लॉकडाउन लग नहीं पा रहा है, लॉकडाउन एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कठिन और बहुत ही कठोर उपाय है जिसको सरकार जहां तक संभव हो टालने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार को सख्ती न करना पड़े, और इसका निर्णय अब मैं सोचता हूं कि जनता के कंधों पे है, आप और के हमारे सबके कंधों पे है। अधिकतर चिकित्सकीय परामर्श पूरी दुनिया में अब दूसरे लहर में यही आ रहा है कि दवाई अपनी जगह है, दवाई बहुत अनिवार्य है, हॉस्पिटल्स भी अपनी जगह हैं, वो भी बहुत अनिवार्य हैं, वो कोरोना बीमारी होने पे नियंत्रण करेंगे या वो डेथ रेट को कम करेंगे। हालांकि राजस्थान में आज की जो संख्या आई है वो लगभग 25 से भी ज्यादा 28 की डेथ रेट है, और ये डेथ रेट मैं सोचता हूँ कि तुलनात्मक रूप से थोड़ी चिंता का विषय है, इसलिए चिंता अभी भी बनी हुई है। और अगर ये चिंता बनी हुई है तो इसमें दो उपाय हो सकते हैं। एक तो ये जो हमारा चिकित्सक और दवाओं का इलाज है वो तो सुदृढ़ राजस्थान में है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, परामर्श दे रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध है, व्यवस्था पूरी है। और दूसरी जो इसकी भूमिका है, दूसरा जो रोल है, और वो रोल है जनता का, और जिसके लिए कहा जाता है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कि कोरोना के अनुकूल व्यवहार। जब तक पूरा समाज, जब तक हर नागरिक इस बात को गहराई से नहीं समझेगा कि अगर हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया तो ये पता ही नहीं चलेगा, आगे से आगे बीमारी ऐसी फैल जाएगी कि ये एक संकट हमारे सामने बन जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी नागरिक राजस्थान के इसके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सरकार के विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अपील करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं कि हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। और उसमें मूलतः कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम सब जानते हैं, मूलतः उसमें 3-4 बातें आती है। अब सभी जगह कहा जा रहा है कि मास्क बहुत अनिवार्य है, और मास्क कोई ऐसा टेढ़ा काम भी नहीं है, मास्क कोई इतना महंगा काम भी नहीं है, और इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे लिए नहीं लेकिन आम नागरिकों के लिए, जनता के लिए कि हमको मास्क लगाना चाहिए, और नियमित रूप से मास्क लगाने का तरीका, उस जो वैज्ञानिक तरीका है उसी अनुरूप अच्छे से हमें मास्क लगाना है। तो पहला तो काम है कि हमें मास्क लगाना ही चाहिए। 2 गज की दूरी है, ये जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि जब कभी हम मार्केट में देखते हैं या बाजार में देखते हैं या खुलेपन में देखते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा हम इसमें लापरवाही कर जाते हैं, तो ये भी हम सबका कर्तव्य है कि जो आवश्यक दूरी है, मास्क पहनने के बाद भी जो आवश्यक दूरी है, संख्या का जो सीमा है, संख्या की जो नियम बताई गई है उसकी हम पालना करें, और वो हमारा परम कर्तव्य है। और तीसरा जो ये स्वास्थ्य की सारी बातें हैं, हाथ धोना है, सफाई रखना है, अच्छे से जिसे कहना चाहिए शरीर को मेंटेन करना है, अच्छी खुराक लेना, ये सारी बातें हैं ताकि उससे इम्यूनिटी बनी रहे और हम बीमार न पड़े। तो ये जो कोरोना के अनुकूल व्यवहार है जो हमको पिछले 1 साल से लगातार बताया गया है, और प्रारंभ में आप लोगों ने, हमने सबने इसकी अच्छी पालना करी थी, जिसी का परिणाम था कि राजस्थान अच्छे से उभर के आया है। लेकिन अब अगर इसमें हल्की सी भी, थोड़ी सी भी शिथिलता या जिसे कहना चाहिए कि उपेक्षा अगर हो रही है तो यह आप सबका कर्तव्य है। और मैं आप सभी को यही अपील करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम इस बीमारी का इलाज CAB अर्थात अनुकूल व्यवहार के माध्यम से भी करें।
दवाइयों से भी करें, अस्पताल से भी करें, सारा प्रोटोकॉल नियम की पालना करें, वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ अब हमारी जिम्मेदारी, अदद जिम्मेदारी ये बन गई है कि हम कोरोना के अनुकूल व्यवहार को सख्ती से अपनाएं, हम भी अपनाएं, पड़ोसियों को भी कहें, परिवारजन को भी कहें, और जो भी हमारे मित्र हैं सारे समाज में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, सब जगह हमें इस बात को बताना चाहिए कि जब तक इस महामारी का पूरा समापन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा, और कोरोना के अनुकूल व्यवहार करने से ही वो स्वयं को और समाज को बचा पाएगा। मेरी आपसे यही अपील है, और मैं सोचता हूं कि जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने इस काम को अच्छे से अंजाम किया है, पुनः आप उसी लाइन पे, उसी रीति से, उसी नीति से चल के इस बीमारी का समाधान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अथक प्रयास और पिछले साल भर से जो मेहनत की गई है, इसी मेहनत को और ज्यादा हम पालना करके सफल बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। गोविंद दाता जी, शिक्षा मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएस साहब, डीजीपी साहब, जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है और इसके बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं तो वो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं। तो डॉक्टर साहिबान ने जो राय दी है वो तकरीबन यही है कि ये सेकंड जो फेज है वो खतरनाक है, हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और उसी के माध्यम से चुनाव जीत करके आते हैं और सरकार में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी जो 51% लोग कहते हैं वो बात माननी चाहिए। तो सही बात यह है कि अब हमें और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, और जो मोटा मोटी बनी है उसमें एक तो चुनावी रैलियां जो होती हैं उसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई चुनाव तो होंगे, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और उससे समाज में हम जब मैसेज देते हैं तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेते कि साहब आप तो चुनाव में जाते हो, रैलियां करते हो, और हमको कहते हो शादियों में आदमी नहीं बुला पाओगे और नहीं बुला पाओगे। तो मेरा ये निवेदन है कि एक तो चुनाव आयोग को अभी 12 जिलों के अपने चुनाव हैं पंचायत राज के, तो वो कभी भी कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई न कोई सरकार की तरफ से निर्णय जाना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर्स की राय है और इस तरीके से है, तो इन 12 जिलों में फिर रोक करके ही कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएं तो ठीक रहेगा। तो मैं समझता हूं एक तो हम अपने आप को उसमें बचा पाएंगे। अभी केवल 2 दिन है इन चुनाव के, तो उसके बाद में वोटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल कि अब की बार बच्चों में भी आ रहा हो, स्कूलों का मामला है, तो हमने आपने निर्णय लेकर के जो 9 तक के कुछ स्कूलों को, शहरी स्कूलों को किया है, तो अब 6ठी और 7वीं को हमने प्रमोट कर दिया। 8वीं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं, तो ये बोर्ड के एग्जाम भी आज की तारीख में कराना कोई समझदारी नहीं है सर। तो हम ये मानते हैं, जबकि मैं इस पक्ष का हमेशा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम हों, आज भी इस पक्ष का हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसको स्थगित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं, 8वीं के हैं, उनकी तैयारी करीब करीब पूरी होगी, 6 मई से हैं। तो वैसे भी अगर हम इसको बिल्कुल से ही घर पे पढ़ने के लिए अगर कोर्स पूरा हो गया तो दे दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब भी एग्जाम होंगी, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के होने से पहले 8-10 दिन तो वैसे ही प्रिपरेशन के लिए हम लोग समय देते हैं। तो अगर कोर्स पूरा हो गया, हम पता लगा लेते हैं, तो फिर 10वीं 12वीं और 8वीं को भी हम लोग फ्री कर सकते हैं, जो घर पे तैयारी करेंगे। और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और अगर निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम करेंगे, तो फिर एग्जाम हो जाएंगे। तो एक तरीके से बच्चों वाला जो काम है वो रोक सकता है। दूसरा एक कोचिंग्स का मामला है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी इसलिए आ रही है कि कोचिंग करने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जगह से आके फिर रूम्स किराए पे ले लेते हैं, रूम किराए पे लेते हैं, किराए वाला किराया ले लेता है, कोचिंग वाला अपना पैसा ले लेता है। अब उसको कैसे रोकेंगे, ये मेरे भी थोड़ा समझ में कम आ रहा है, क्योंकि अगर उनको वापस भेज देंगे तो उनका किराया भी लग गया, उनकी फीस भी लग गई, और फिर वो दोबारा जब आएंगे तो दोबारा वो की वही बात होगी। और अगर पालना भी हम कठोरता से नहीं कराएंगे तो फिर ये कोविड वहां भी फैल सकता है। तो शादियों के लिए
अब सख्ताई करने की आवश्यकता है मेरे विचार में। और स्कूल्स के लिए तो मैंने मोटा मोटी निवेदन कर दिया कि आपके ऊपर निर्णय है कि अब हम इस दिशा में, बंद करने की दिशा में और एग्जाम स्थगित करने की दिशा में हम लोग जा सकते हैं। और चुनाव में अब 2 दिन का मामला, उसके बाद में कोई चुनाव है नहीं, और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को हमको कहना चाहिए कि भाई अभी नहीं कराए। तो हम कुल मिला के, क्योंकि व्यवस्थाएं हमारी बनी हुई हैं, अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद है, केवल पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि साहब चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, ये कोरोना कुछ नहीं है, गांव में नहीं है, तो उसको हमको और ज्यादा बेहतर तरीके से एक जागरूकता अभियान चला करके हमको समझाना पड़ेगा कि ये सेकंड वेव है और ये बहुत ही खतरनाक है। तो मैं समझता हूं इसको हम काबू पाएंगे। और आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी जो गंभीरता है, मैं समझता हूं यही हमारे स्टेट को बचाए हुए है। हम तो फिर भी इसको अदरवाइज ले लेते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जिस तरीके से पूरी स्टेट के लिए चिंतित रहते हैं और जो व्यवस्थाएं प्रतिदिन आप इसका सारे का सब चीजों की समीक्षा करके करते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है और इससे हमको हमारी लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है कि वास्तव में लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे अमले के साथ में चिंतन मनन करते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा धर्म भी बनता है और उस धर्म को आप बखूबी निभा भी रहे हैं। तो इसमें जो भी निर्णय लें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की राय जानने के बाद में और जो प्रेजेंट में डाटा देखने के बाद में हम लोगों के पास भी केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम लोगों को समझाएं और अपने आप को भी डालें, लोगों को भी समझाएं। तो मैं समझता हूं कि हम इस वेव से भी निकलने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। रघु शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है सर। आइए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, सम्माननीय डीजीपी साहब, सभी अधिकारीगण और इस वीसी से जुड़े हुए राज्य के लाखों लोग। पिछले मार्च में जब कोरोना हमारे प्रदेश में आया था, तब एक बहुत भय का वातावरण था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और लोगों में इस बात का डर भी था। और जिस ढंग से हमारे पास 0 टेस्टिंग फैसिलिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था, जो हमारा रूटीन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वही था। पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, जिस शिद्दत के साथ राज्य के लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने और हमारी सरकार के जितने अधिकारी हैं और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे पैरामेडिकल्स हैं, जिस कमिटमेंट के साथ, चाहे सफाई कर्मी है, यूडीएस डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब लोगों ने एक टीम भावना के रूप में कैसे राज्य की जनता को बचाया जाए, इस पे काम किया। पूरे राजस्थान की जनता जानती है और इसीलिए हमारा भीलवाड़ा मॉडल और इसीलिए हमारा रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। अब सवाल ये है कि जब केसेस कम थे, जब मृत्यु कम हो रही थी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो राज्य के लोगों में डर का वातावरण था। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी 70,000 है पर डे, 1 लाख बढ़ा देंगे उसको। आज ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। राजस्थान में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महामारी तो महामारी है। और जैसा 200 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस मुख्यमंत्री जी ने किए, देश के नामी ग्रामी जो चिकित्सक हैं उनसे ओपन लिंक के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को इंटरेक्ट कराया कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। आज हालात ये है कि ये जो सेकेंड वेव आई है, इस सेकेंड वेव में एक व्यक्ति 1 सप्ताह में, एक व्यक्ति जो संक्रमित है वो 1 सप्ताह में
125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। आप मृत्यु दर भी देख लीजिए, हमारा पिछला आंकड़ा और अभी का आंकड़ा पॉजिटिव केसेस का और मृत्यु का, आपने प्रेजेंटेशन जो हमारा दिखाया उसमें सारी चीजों का तुलनात्मक स्टेटस आज आम जनता के सामने रखा गया है। सवाल यह है कि आज जनता के बीच में भय बिल्कुल खत्म हो गया है और ये महामारी है। डॉक्टर्स की भी ओपिनियन ये है और जनरल आदमी समझदार भी ये बात करता है कि महामारी का मुकाबला अस्पताल में नहीं होता है, महामारी का मुकाबला जनता के बीच में होता है। क्योंकि सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही है। अब जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा कैसे हम लोगों को बचा पाएंगे। हालांकि सरकार अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इस बात का भरोसा राज्य की जनता को भी है और जो स्टेप्स उठाने हैं सरकार के स्तर पर वो एक एक स्टेप हर रोज उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं पब्लिक में जिस तरह की लापरवाही दिख रही है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। और ये जो वायरस है ये खतरनाक तरीके का है, तो मास्क लगाने से, जैसा डॉक्टर्स बताते हैं, वैक्सीन से ज्यादा मास्क असर करता है। हमारे प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन इतना शानदार रहा, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, ये इतने महंगे इंजेक्शन 40-40 हजार के अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को भी जो संक्रमित हो जाता है उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये प्रबंध किए कि ये महंगे इंजेक्शन भी उनको निःशुल्क लगाए जाने चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहाँ शुरू की गई। राजस्थान के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सब जगह सराहा गया और अभी भी आपने देखा हमारे डॉक्टर्स ने किस ढंग से हमारे संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो आम व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए, वो आपने अपने सामने देखा है। मैं आज तमाम जनप्रतिनिधियों से, चाहे एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर्स हैं, सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम पुलिस हम पे फोर्स करे, एनफोर्स करे। लोग ये कहें साहब पुलिस वाले हमारे पर डंडे बरसा रहे हैं, प्रशासन हम पे जाप्ती कर रहा है, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ये आपका जीवन बचाने के प्रयास हैं। अगर आम आदमी सुरक्षित रहेगा तभी तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन ही दिया, राजस्थान सतर्क है। अब राजस्थान सतर्क है जब तक प्रदेश की जनता 7 करोड़, 7.5 करोड़, 8 करोड़ जितनी भी है वो सतर्क नहीं होगी, हम कैसे मुकाबला करेंगे। आज हमारी डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल है उसमें हमको खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। आज जिलों से बाहर जाते हैं हम लोग, उन जिलों में चले जाते हैं ज्यादा संक्रमण है। अभी जैसा कहा गया कि हम अपने गांव से मुख्यालय तक ही क्यों जाए, कुछ दिनों रुक जाए। ये जो संक्रमण है बढ़ते हुए पॉजिटिव केसेस का, ये अगर चेन टूट जाएगी, नॉर्मल सी आ जाएगी, तब चले जाए। बिना जरूरी काम हम घर से बाहर निकले भी क्यों। लॉकडाउन से जो पीड़ा हुई रोज कमाने खाने वाले लोगों को, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ता है तो राज्य के विकास को भी वो भी प्रभावित करता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार बजट दिया है, इन सब के बावजूद ये राज्य का विकास नहीं रुकने दिया और राज्य के लोगों को भूखा भी नहीं सोने दिया और राज्य के लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है। लेकिन ये कब तक हम हमारी जिम्मेदारी को समझे। अभी जैसे पहला दौर आया था, पहले दौर में, शुरुआती दौर में ILI सिम्टम जिसको बोलते हैं, लक्षण, खांसी, जुकाम, बुखार, ये नजर आता था तो हम उनके टेस्ट कराते थे और टेस्ट कराते थे तो जो पॉजिटिव आ जाता था उसको हम उसका कोविड का ट्रीटमेंट शुरू करते थे। फिर उसके बाद एक दौर और आया पिछले ही दौर में, जब एसिम्प्टोमेटिक केस आ रहे थे जिनमें लक्षण ही नजर नहीं आ रहे थे, वो भी पॉजिटिव हो रहे थे, उनके लिए RT-PCR टेस्ट। राजस्थान वो राज्य है पूरे कंट्री में, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हर राज्य को 70% आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट करने चाहिए। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही 100% RT-PCR टेस्ट जो कि
सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है, वही टेस्ट की व्यवस्था दी यहाँ पे। तो अब जब नया ये स्ट्रेन आया है, अब आरटीपीसीआर टेस्ट में भी आपका पता ही नहीं चल रहा, नेगेटिव आ रहे हो आप। 4 निमोनिया हो गया, उसके बाद सीटी स्कैन जब कराते हो तब कंफर्म होता है कि आपके कोरोना आप पॉजिटिव हो। तब तक 8-10 दिन निकल जाते हैं, मामला लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स के तक पहुंच जाता है तो फिर आदमी को बचाना मुश्किल होता है। ये स्थितियां सबको समझनी पड़ेगी। और जिस तरह से उदयपुर की खबरें आई, वहां 3 आदमियों के टेस्ट हम कर रहे, हर तीसरा आदमी पॉजिटिव आ रहा। खतरा गंभीर है, हमको समझना पड़ेगा। सरकार अपनी जगह प्रयास करने में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं रखेगी। अगर हमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने पड़ेंगे, हम बढ़ाएंगे। अगर हमें कोविड केयर सेंटर्स डेवलप करने पड़ेंगे, हम करेंगे। डे केयर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हम करेंगे। पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हम करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन के जो प्लांट है या लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट है, जो काम पाइपलाइन में है उसको पूरा करेंगे। टेस्टिंग फैसिलिटी 1 लाख तक बढ़ा देंगे, बेड्स की संख्या बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक हम जो सामान्य व्यवहार है कोरोना से लड़ने का, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाना, अनावश्यक रूप से भीड़ में नहीं जाना, अब हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे और खतरा भी आप सोचो कि हमारे नहीं आए, दोनों चीज नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग धार्मिक स्थलों पे भी, ये राजनीतिक दलों की जो मीटिंग्स होती है इनमें भी, और सब्जी मंडी हो, अटवाड़ा हो, सब जगह मैं तो ये समझता हूं कि कब जब देश पे विपत्ति आती है या कोई विपत्ति का समय आता है, तब हम लोग किस तरह से एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं, वही टाइम आ गया है। एक बार ये चैन टूटनी चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्पित अगर हम हो गए सब लोग, विशेष रूप से जनप्रतिनिधि, कि हम मास्क की अनिवार्यता खुद लागू करेंगे, पुलिस तो करेगी ही करेगी, प्रशासन तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम आगे आ गए और हम ही समझाइश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो हमारा शानदार मैनेजमेंट रहा कोविड का, पहले अभी वैक्सीनेशन का दौर चला, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है राजस्थान में, जैसा प्रेजेंटेशन में बताया। आगे भी प्रशासन की, हमारी विभाग की 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। भारत सरकार जितनी वैक्सीन देगी हम लगाने के लिए तैयार हैं। कि जिस ढंग से तैयारी की गई राजस्थान में वैक्सीनेशन की, 7 स्टोरेज सेंटर, 3 स्टोरेज सेंटर राजधानी में बनाए हमने, 7 स्टोरेज सेंटर हमने बनाए संभागीय मुख्यालयों पर, 34 मेडिकली जिले हमारे, वहां पे हमने स्टोरेज बनाए। और राजस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट बनाई 2444। एक वैन हर जिला मुख्यालय पे वैक्सीन को ले जाने और लाने के लिए वो हर जिला मुख्यालय पे खड़ी की। सारे जितने भी साइट्स हैं जहां वैक्सीन की जाती है वो तैयार किए गए पूरे राजस्थान में। इसीलिए कह रहे हैं हम 7 लाख वैक्सीन पर डे हम देने की स्थिति में है आज, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत है। सारी परिस्थितियों में मैं यही निवेदन आपको करना चाहता हूं कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सेल्फ डिसिप्लिन रहें और मास्क लगाएं, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाएं, कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। हम लोग सरकार की तरफ से आपको यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई कमी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं छोड़ेंगे। आपकी सावधानी के बावजूद भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सावधानी नहीं, असावधानी की वजह से लगातार बीमारी बढ़ती रहे तो फिर ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। और वैसे भी मैंने पहले कहा, महामारी का मुकाबला सड़क पे होता है, सड़क पे जन जागरण से होता है, जन आंदोलन से होता है। इसलिए मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे प्रदेश की जनता को आप जागरूक करने में, जो लोग जुड़े हुए हैं इस वीसी से, उन सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य की जनता को हम इस महामारी से
सुरक्षित रख पाएंगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात नहीं है डॉक्टर साहब, कहना आपको? आई थिंक सर सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे रूप से सबको मोटिवेट किया सर। आई थिंक सभी के भागीदारी और पार्टिसिपेशन से हम लोग काफी कुछ इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जहाँ तक मेडिकल फ्रेटर्निटी की प्रिपेयर्डनेस है सर, वो आपके मार्गदर्शन में बहुत ही फुल प्रूफ है और हम इसको इस तरह मेंटेन करेंगे कि किसी तरह की हमें कोई आगे चिंता नहीं हो। और जैसा कि सबने बताया, पब्लिक एट लार्ज की भागीदारी से हमें बहुत मदद मिलेगी। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं सर कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सारा ऑक्सीजनेशन, सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, एडिक्वेट बेड्स, दवाइयां पूर्ण रूप से आप लोगों ने उपलब्ध करा रखी है। अतः पब्लिक एट लार्ज को मैं ये रीएश्योर करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। एज पर प्रोटोकॉल सर हम पूरे रूप से प्रिपेयर्ड हैं और मैं सोचता हूं हम बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल करा पाएंगे अगर केसेस बढ़ते हैं। बट हमारी कामना ये है कि बढ़ने की नौबत नहीं आए। थैंक यू सर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। सर एक ही बात कहना चाहूंगा कि 2 लेवल हैं। एक है बीमार होने के बाद, उसमें जो अपने राजस्थान के अंदर कम से कम बहुत सुदृढ़ है इलाज और उसकी व्यवस्था। लेकिन दूसरी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है वह है कि बीमार होने ही नहीं दे। एक मुख्य बात यही है कि कभी भी कोरोना जाके बीमार नहीं करता। बीमार होते हैं हम स्वयं अपनी लापरवाही के कारण। तो यदि आज हमारे प्रदेश के जो भी लोग सुन रहे हैं वो ये निश्चय कर लें कि हम अपने आप को और अपने स्वजनों को बीमार नहीं होने देंगे, कम से कम हम मास्क लगाएंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेंगे, तो कोई ताकत नहीं कि अगले 3 वीक के अंदर हमारा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि अपने आप को बचाएं, अपनों को बचाएं और बीमार हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत। और कोई बोलना? अखिल बोलना कुछ? ठीक है, ओके। अभी करीब आप लोग जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को या इस रिव्यू मीटिंग को, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि बड़ी संख्या में 3 लाख क्रॉस कर गए अब तो। इतने लोगों का इंटरेस्ट लेना भी हमारे लिए एक सुकून की बात है। तो हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि इससे जो माहौल बनेगा और आप लोग सब डॉक्टर्स साहबान का जो मैसेज है और हमारे मंत्री जी ने अभी आपको अपनी बात कही, शिक्षा मंत्री जी ने कहा, तो तमाम मैसेज अगर आप देंगे आगे से आगे, एक माहौल बनाना आवश्यक है। और चिंता ये बनी हुई है कि इस बार पहले तो लगता था पता नहीं कितना कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तो एक सब में भय था। लॉकडाउन लगा, उसको लोगों ने कोऑपरेट किया, लॉकडाउन पूरी तरह कामयाब रहा। अब अपन लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, पर परिवार वालों को चाहिए वो लॉकडाउन की तरह अपने आप को बिहेव करे। जहां तक संभव घर से बाहर नहीं निकले, अगर जरूरी काम निकले और निकले तो मास्क लगा के निकले। 1 मास्क, 2 मास्क, डबल मास्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मास्क होना जरूरी है। बाकी जो प्रोटोकॉल अपनाना पड़ता है। ये माहौल बनाने में आप सबसे अपील करना चाहूंगा, जो भी इस पीछे को प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपा करके आप हमारे प्रदेशवासियों के हित की रक्षा करने के लिए आगे आए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो बहुत भयावह हो रहा है। 28 मौतें आज हो गई, 28। इतनी तो पिछले 1 साल भर के अंदर प्रतिदिन में कभी नहीं आई थी। 20 से ज्यादा नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। पिछली बार 1 साल में 20 से अधिक कभी नहीं हुई। और अभी कल 25 थी, आज 28 हो गई है, अप्रैल के अंदर ही। वो जो आंकड़ा था 20 का, वो भी सितंबर अक्टूबर का होगा। तो आप सोच लीजिए, शुरुआत में इस प्रकार मौतों का आंकड़ा आना, शुरुआत में संक्रमित व्यक्तियों का लगातार बढ़ना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, चिंताजनक बात है। हम नहीं चाहते कि अपन ज्यादा वहां सख्ती करें पब्लिक के अंदर,
कृपा करके जो लोग आप आज पार्टिसिपेंट बने हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार जब जब हम इसी करेंगे रिव्यू मीटिंग करेंगे हम हर बार इसको ओपन रखने का प्रयास करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग समझ सकें कि वास्तव में सरकार क्या करना चाहती है, डॉक्टर की राय क्या है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और जो आपके कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को भी हम देखते हैं कि आलोचना भी होती है, कई लोग स्वागत भी करते हैं, पर जो सुझाव देते हैं उन सुझावों में अमल करने का प्रयास भी सरकार करती है, जिससे कि कैसे हम लोग एक के बाद एक स्टेप उठाते जाएं और जिससे कि लोग उसको फॉलो कर सके। यही बात कहता हूं, मैं आप सबका पुनः शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Your meeting has ended.